नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का आज के बुंदेलखंड नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का आज के बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव की सरगर्मियां इस समय बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने साथ बहुत ही खास मेहमान अपने इस स्टूडियो में बुलाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रजेश चतुर्वेदी जी, जो कि श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं और विगत कई वर्षों से वो इस समिति को चला रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमताओं के चर्चे पूरे शहर में हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने इस समिति को चलाया और कहां से कहां तक पहुंचाया, ये देखने वाली बात है। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, जो कि समाजवादी विचारक हैं, अपनी बातों को बड़ी मुखरता के साथ जनता के सामने रखते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को समझाते हैं और अधिकारियों को एक संदेश देते हैं, नेताओं को एक संदेश देते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं आदरणीय पूनम सिंह निरंजन जी, बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आप महामंत्री हैं पटेल संस्थान के और अपनी पूरी देह जो दान कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक समाज को बहुत बड़ा संदेश आपके द्वारा दिया गया है कि अपनी देह दान आपके द्वारा की गई है। तो हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। और इसके बाद हमारे बीच में है आदरणीय मनीष अग्रवाल भाई साहब, जो कि निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस संग्राम को। थोड़ा बहुत चलेगा जो संग्राम, एक दूसरे के बीच हम जानेंगे कि इस चुनाव को किस तरीके से हमें लेना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए और किस प्रत्याशी को हमें चुनना चाहिए अपने योग्यता के आधार पर और इस आगे बढ़ने के आधार पर। तो आदरणीय मनीष भाई साहब, आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है मेरा कि अभी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय विधायक जी ने ये कहा है, स्पेशली ब्राह्मण वोटों को लेके। अपन मानते हैं कि ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी का वोट है, एक ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस बार ऐसी क्या बात है कि ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी को प्रयास करना पड़ रहा है, ऐसी क्या बात है? ये तो आप भाई साहब गलत अफवाहें हैं जी। भाजपा का कोर वोट है माइक पास में भाई साहब। वर्तमान में जी, आप सोनाली जी का प्रचार देख सकते हैं। उसकी कमान हमारे वही वरिष्ठ नेता लोग संभाले हैं जो हमेशा से भाजपा में रहे हैं। जी। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप लोग ब्राह्मण कुछ नाराज है आप लोगों से, ऐसा कुछ। परशुराम द्वार की बात हुई तो तत्काल रूप से उसको मानी गई कि भाई परशुराम द्वार की वजह से नाराज थे वो। जी नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, जो किसी जाति किसी धर्म को लेकर नहीं चलती है। आप सबका साथ सबका विकास जी, एक नारा है। और भाजपा का जीत का कारण ही ये है कि वह सभी वर्गों में समाहित है और सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल बाद में मंत्री जी को बैठ के रावत जी के पास जाना पड़ा और परशुराम द्वार को बनाना पड़ा। भाई साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप भी थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त कीजिए। चलो, ये आपने जो प्रश्न किया है जी, क्योंकि जो रावत जी ने जो पोस्टर डाली थी उसमें हमारा भी नाम उन्होंने दिया था। हाँ बिल्कुल। जबकि मैंने कभी भी परशुराम द्वार का कोई ना मांग की है, ना मैं परशुराम द्वार की मांग कभी करूंगा। हमारे भगवान परशुराम इतने छोटे नहीं है कि एक द्वार में उनको समाया जा सके। या तो उनके नाम पर एक चौराहे का होना चाहिए था पूरा,
या किसी तरह का एक ऐसा कोई एक मूवमेंट बनाना चाहिए या उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था। एक द्वार की उस दिन बात, चूंकि हम रावत जी के पास बैठे थे, उनसे एक चर्चा सामान्य सी हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने एक द्वार के लिए कहा था लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो हमने कहा वो आपके कारण रहे होंगे, जो भी हो हमें उसका नहीं पता। उस बात को लेकर जब ये कहा गया कि ब्रजेश चतुर्वेदी से चर्चा हुई और उनके साथ होकर मैंने कभी मांग उसमें नाम था आपका? हाँ, नाम था, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा जी जी कि परशुराम जी हमारे एक द्वार के लिए नहीं है, द्वार महापुरुषों के नाम पे बने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके नाम पर बने, शहर में द्वार बने। एक तो जो वर्तमान में जो द्वार बन रहे हैं ये बिल्कुल योजना विहीन बनाई जा रही है। अच्छा, इनसे अतिक्रमण का जो है वो बढ़ावा हो रहा है। केवल जो आप देखो तहसील के पास यहाँ पर कितना ट्रैफिक रहता है, वहां पर दोनों तरफ कम से कम 8-8 फीट की जगह दोनों तरफ से खराब हो गई, जो उसके पिलर बन गई हैं। इसके पास से वहां ट्रैफिक निकलना है और उनकी जो पिलर बने हैं उनकी आड़ में अब डिब्बे रखने शुरू हो जाएंगे आगे के लिए। अच्छा। ये तो होना नहीं चाहिए था। वर्तमान में जो विकास हो रहा है उसमें योजना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। योजनाएं अगर पहले से बनाई जाए, जनता से उनके बारे में पूछा जाए, उनसे लिया जाए, मतलब है कि विजन उनके पास प्रॉपर नहीं है, विदाउट कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है बस बजट आ रहा है उसको खर्च करना है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इस तरह से देखने को मिल रहा है वर्तमान में। पिछले 5-6 साल से इसी तरह का ये चल रहा है। हमने भी कई बार कुछ ब्लूप्रिंट दिए प्रशासन को, जब उन्होंने मांगे, जब मांगे तब दिए। जब आप पूछेंगे तो हम बताएंगे उनके लिए कि किस तरह की योजनाएं शहर के लिए होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तो दिशाहीन लग रहा है सब कुछ कार्य। भाई साहब बताइए, ब्रजेश भाई साहब कह रहे हैं कि दिशाहीन है कार्यक्रम, और कैसे अतिक्रमण इसका विरोध बन रहा है? सर दिशाहीन नहीं, देखिए महापुरुषों को याद करने के लिए, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, महापुरुष हों, समाज के विचारक हों, उनको याद करने के लिए कोई ना कोई स्मारक, कोई ना कोई द्वार इसलिए निर्माण किया जाता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह उस द्वार को देखकर, उस स्मारक को देखकर उन महापुरुषों के बारे में जाने। हो सकता है कहीं पर कुछ गेट बनने से अतिक्रमण जैसी समस्या आ रही है, लेकिन उसको भी प्रशासन निपटेगा। आदरणीय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे? हाँ, ये हमारे जो चतुर्वेदी जी ने बात रखी है जी, ये बहुत इस बात का प्रतीक है कि आप जनपद का, क्षेत्र का विकास पहले चाह रहे हैं, और भले ही कुछ लोग उससे नाराज हो जाएं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। चतुर्वेदी जी ने जो कहा, देखिए इसके पहले शिक्षक विधायक के चुनाव थे, बाबूलाल तिवारी जी उसमें प्रत्याशी थे, और हमारे पास केदार तिवारी जी आए और तमाम लोग आए। हमने उनसे यही निवेदन किया कि देखिए थोड़ा सा नीतियों में सुधार करवाइए आप पार्टी स्तर पर। और हमने उदाहरण दिए कुछ, जैसे उस समय जो ताज़ा मामला था, चतुर्वेदी जी आप गौर करिए, मान्यताओं के नए मानक आए थे स्कूलों के, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज की, तो जो सिक्योरिटी 5,000 रुपये लगती थी वो सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी। ओहो, 5 लाख रुपए, सोचिए आप जी, 5,000 से कितना बढ़ाएगा? 2 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो। और फिर मैंने ये निवेदन किया कि कम से कम हमारे बुंदेलखंड के प्रतिनिधि इस बात को रखें कि आप पूरे प्रदेश में तो ये नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को तो शिथिलता दो कुछ। लेकिन आप देखिए हमारी वो आवाज़ बिल्कुल कहीं नहीं पहुंची, न कहीं पहुंचती है, और टाएं फिस हो गया। आप देखिए जनपद में मनीष जी, इस बार मान्यताएं विद्यालयों की बहुत कम आई है अपने जिले में। क्यों? कि इतने कठिन मानक हो गए स्कूलों के कि अब वो लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस बार लोगों ने मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर जरूरत है कि जनता का, क्षेत्र का विकास व धरातल पर विकास कैसे हो, इस पर जरूर हमें, हमारे लोगों को, सत्ता के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यही मेरा। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? आज स्टूडियो में बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का बुंदेलखंड के लिए मैं आभारी रहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि केवल चुनाव के समय ही गेट क्यों याद आया, इससे पहले भी गेट याद आने चाहिए थे। यदि आपको विकास करना था तो जैसा कि पहले भी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा, हमारे पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है, प्लान नहीं, कार्यक्रम नहीं है कि विकास का क्या
विकास का क्या पर्याय होगा, क्या निर्माण करें क्या ना करें, ये महत्वपूर्ण है। केवल चुनाव के समय किसी प्रकार की एक नई योजना तैयार कर देना, फिर उसके नाम पर बात करना कि साहब परशुराम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, हाँ। किसी भी चीज़ के कार्यक्रम कोई द्वार आप बना रहे हैं, जी जी जबकि ऐसी बहुत घटनाएं हैं या ऐसे बहुत कार्यक्रम हैं जी जो इसके अलावा भी हो सकते थे। उसके आगे चर्चा आप करेंगे तो वो आगे चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने सवाल प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों से आपके सवाल अवश्य रखूँगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, और धर्मेंद्र जी से कहूँगा कि अपना मोबाइल जो है वो ले लीजिए और या मुझे दे दीजिए, तो उससे प्रश्न जो भी आप उचित लगे वो अपन को पूछना है आज साथ में। अच्छा, कल जो है वो मायावती जी का वक्तव्य आया, पूरा कार्यक्रम मायावती जी ने जो किया वहाँ पे, तो उसमें उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और बीजेपी को अच्छा कहा है, उन्होंने सराहना की है। तो इस चुनाव पे आप क्या समझते हैं कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सबसे पहले देखिए भाई साहब, आपकी बात भी तो टोक रहे जी, हैं, जी। सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप सब ये प्रोग्राम को बहुत जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज जितने लोग बैठे हैं ये वास्तविक रूप से आप देख सकते हैं कि जनपद ललितपुर के विकास की बात करने के लिए बैठे हैं। और ललितपुर का विकास मतलब हमारा विकास, आपका विकास, हम सबका विकास। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें कि यह वीडियो और यह लाइव टेलीकास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग समझें कि आपके विकास के लिए कितने सारे लोग परेशान हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब जनपद ललितपुर विकास की राह पकड़ने वाला है और जनपद ललितपुर अब रुकने वाला नहीं है। जी भाई साहब, कल मायावती जी ने योगी जी की प्रशंसा की अपने वक्तव्य में, तो क्या इसका फायदा जो है इस चुनाव में पड़ने वाला है? देखो, इस चुनाव में तो शायद इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये ललितपुर का लोकल का चुनाव है और ललितपुर एक बहुत छोटा सा जनपद है, बहुत छोटी सी एक वो शहर है, और इस शहर में हमें एक एक गलियों के बारे में भी ज्ञान है। अगर चौबियाने का आदमी है तो उसे नेहरू नगर की गली के बारे में पता है। इसलिए मायावती जी का जो भी है योगी जी के लिए, योगी जी चूंकि इस समय एक युग पुरुष हैं, उनके बारे में कोई गलत कह ही नहीं सकता है। मायावती जैसी इतनी महान नेता अगर उनके बारे में कहती हैं तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देख के हुआ होगा या बिहार के चुनाव को लेकर कहा उन्होंने, जो भी होगा। लेकिन ललितपुर के लोकल के चुनाव पे इसका शायद हमारी दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपका क्या सोच है भाई साहब कि क्या उन्होंने ये किया, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मायावती भी एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वह गुंडागिर्दी और सामंतशाही का। जी बिल्कुल। और मायावती का भी एक निश्चित ललितपुर के उनके वोटरों को संदेश है कि सामंतशाही से बचें, गुंडों से बचें, और एक जो साफ सुथरी छवि वाले माननीय योगी जी हैं, जी उनकी डबल इंजन सरकार को सपोर्ट कर यहाँ पर सोनाली जैन को विजयी बनाए। अच्छा, एक पोस्ट भी वायरल हो रही है कि कल योगी जी आए थे झांसी में, तो सोनाली जी की फोटो उनके साथ नमस्कार करते हुई है, तो इसका बड़ा ये हो रहा है कि भाई उनको उनके सामने प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ बड़ा माहौल बना हुआ है। क्या कैसा लगता है आपको इसको देख? नहीं, देखिए, जब हमारे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जिस पार्टी का आएगा तो उसके स्वागत के लिए हमारे जिले के और कमिश्नरी के नेता जाते हैं। ललितपुर में वर्तमान में चुनाव चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय योगी जी का आशीर्वाद लेने जो हमारी सोनाली भाभी गई हैं, जी जी, तो उन्होंने आशीर्वाद, एक संत हैं, जी उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग अयोध्या और बनारस तक जाते हैं। जब वो हमारी धरा पर आए हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना बनता है। नहीं, एक्चुअली आपकी बात सही है, लेकिन स्पेशली उनकी फोटो डालना ये नहीं, थोड़ा सा एक देखिए, लोगों को लगा। वर्तमान में सोशल मीडिया युग है, जी, जो भी काम स्वतंत्रता करते हैं करने आप की। उसको जनता के सामने लाना आवश्यक है। जी जी उसका प्रमुख के कारण ये रहता है कि कोई भी काम डालते हैं अपन जो सोशल मीडिया पे, वो अपनी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के बीच में वह जागरूकता लाने के लिए करते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आप भी ऐसा अच्छा काम करें। कोई गंदा काम अपना नहीं डालता, कभी अच्छा ही काम डालता ना सोशल मीडिया पे, तो वो एक संदेश रहता है कि आप भी
इस अच्छे काम में सहयोगी बने। सर मेरा प्रश्न है आपसे कि कैसे होगा ललितपुर का विकास, क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ लीपापोती देखी गई है साहब। देखिए, जब तक हमारे जनपद का बुद्धिजीवी वर्ग जी आगे नहीं आएगा और चुप्पी नहीं तोड़ेगा, तब तक जो है, जो अब तक ललितपुर का हाल हुआ है, 51 साल हो गए जिला बने, और वो विकास में नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए था, जो जिला बनते समय हम लोगों ने सपना देखा था। देखिए, आज के दैनिक जागरण में मिला लेख निकला है, जी जो ग्राम पठा विजयपुरा में जो घटना हुई, थोड़ा अगर आप तेज लाउड बोल। बोलेंगे तो आपकी बात बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। आज के दैनिक जागरण में मेरा लेख निकला है, मोबाइल दो ना। जो ग्राम पठा विजयपुरा में घटना हुई। एक महिला के परिवार वालों ने 80,000 रुपये का कर्ज लिया। 80,000 के एवज में वो 8 लाख रुपए, जो परिवार का कहना है 8 लाख रुपए वो दे चुके, और उसने 8 एकड़ जमीन ले ली। 80,000 के एवज में 8 एकड़ जमीन ले ली, 8 लाख रुपए ले लिए, और वो जमीन ली थी वो वापस नहीं कर रहा था। तमाम अधिकारियों के पास वो महिला भागी, किसी ने कुछ नहीं सुनी। अंत में हताश निराश होकर के उसने आत्महत्या कर दी। जी, मैं ललितपुर के विकास की बात नहीं, कर मैं रहा था। सुनिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी। विकास और विनाश, हाँ ये दोनों हैं। अगर विकास नहीं होगा तो फिर हम विनाश की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। कि ये जो नकारात्मक काम हो रहे हैं, इस पर देखिए, मैंने जो लेख में जो लिखा है, साहूकारी अधिनियम है 1976 में बना था। हर साहूकार को साहूकारी का लाइसेंस होना चाहिए, और उसके पास वहाँ ब्याज की दरें निर्धारित हैं, उससे ज़्यादा आप ब्याज नहीं ले पाएंगे। इसमें कई ठोस जांच हो रही है कि उसने किस रेट पर ब्याज लिया है और कितना ब्याज लिया है, कितना उसको लेना चाहिए था, और वो उसकी जमीन क्यों नहीं वापस हो रहा है। कुछ नहीं हो गया, लीपापोती मर गई, उसका पोस्टमार्टम हो गया, दाह संस्कार हो गया, कुछ नहीं होना है। तो ये मैं कह रहा हूँ जी। कि जब तक गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का आप इस तरह के हित संरक्षण नहीं करेंगे, तो विकास की योजनाएं आपकी सब धरी की धरी रह जाएंगी। मेरा कहना ये है, गरीबों को हम पहली प्राथमिकता दें, उनका किसी तरह से शोषण उत्पीड़न न हो पाए, और हम बुद्धिजीवी वर्ग इसके लिए आवाज उठाएं। जी मैं देख रहा हूं कि देखिए, उस घटना के बाद बस उतना ही हो गया, नेता घर हुआ है, सब हुआ है, लेकिन जो मूल है इस पे आए कि भविष्य में इस तरह का कोई सूदखोर साहूकार इस तरह का गरीब का शोषण ना करे, मनचाहा ब्याज ना ले। साहूकारी अधिनियम का क्या हो रहा है, इसका पालन कौन करवाएगा? सर, ये जो बातें हैं, ये आपके अनुसार कौन कहेगा? कोई तो ऐसा हो। नहीं, वो अरे हमारे सत्ता के लोग करें। बहुत अच्छी बात है, सत्ता के ये लोग करें, आपने आपकी बहुत अच्छी बात कही। आपकी बात समझते हैं, लेकिन जैसे इतने सारे समाज सेवी संगठन हैं, जी 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 तो सत्ता के लोग तो चलिए एक तरफ कर जी देते जी हैं। जी 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 तो हमारा और आपका भी दायित्व है कि जी। हम लोग भी इस मुद्दे को, जैसे चूंकि आज हम लोग ललितपुर की विकास की बात कर रहे हैं, तो चाहे जनपद हो या जिला हो, तो विकास अगर जिला का होगा तो जनपद का होगा, और प्रदेश का होगा तो भी जनपद का होगा। तो अब हमें इस प्रयास को करना होगा, और जब आप सब बुजुर्ग इसमें अपनी अनुभव हमें बताएंगे, तभी तो जाकर ये सारी चीजें होंगी। तो इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि केवल सत्ता ही हमारे नहीं, लिए है। वो मैं आपसे धर्मेंद्र जी, मैंने पहले कर चुका हूँ, मैं बात रखता हूँ, लेकिन वही है ना कि उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। जैसे अभी जुलाई में जब नया सत्र शुरू हुआ, हाँ, तो विद्यालयों का विलय हुआ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैंने एक लेख लिखा था फिर जागरण में, और वो छपा था, आप उठा के देख लीजिए, वो तारीख में बता दूंगा। जी। उसमें मेरा सुझाव था बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधियों को कि वो कम से कम, मुख्यमंत्री जी हमारे बुंदेलखंड का विकास चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, तो कम से कम हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के पास जाके ये कहें कि साहब, आपने ये जो विलय की योजना लागू की है, पूरे प्रदेश में तो चलने दीजिए, लेकिन हमारे बुंदेलखंड पर कृपा करिए, इसको आप बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए शिथिलता दें, आपका शिथिलता दें। सुनिए, कहना है पूरी बात कि सुन जो लीजिए। जनप्रतिनिधि है वो बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारा तो एक है, हमारी बात एक बुद्धिजीवी होने के नाते, पढ़ा लिखा होने के नाते, हम अपनी बात उठाएं, वहां तक पहुंचाएं। हम लखनऊ मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं पाएंगे, नहीं, बिल्कुल। जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं, तो हमने अपनी बात पहुंचा दी अखबार के माध्यम, जागरण जैसा राष्ट्रीय स्तर का अखबार, उसके माध्यम से पहुंचाई है, लेकिन सिंगल किसी व्यक्ति ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ, आपने ये बात सही उठाई है, और हम जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये मांग रखेंगे। और मैं कहता हूं कि अगर 2-4 प्रतिनिधि हमारे बुंदेलखंड के चले जाते, मुख्यमंत्री जी से कहते, साहब, और पहले बुंदेलखंड क्षेत्र को शिथिलताएं मिलती रही हैं, जो नियम बना
वो अन्य क्षेत्रों के लिए बना, लेकिन जैसे मानता वाले हैं, मानता वाले में ये है कि और क्षेत्रों में जो है 3 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड और पर्वतीय क्षेत्र इनके लिए उसमें शिथिलता दी, मान्यता की शर्तों में शिथिलता दी, इसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए। तो लेकिन जब ये बात रखेगा ही नहीं वहां, तो ये मेरा कहना है कि आपका कहना ये है कि वहां आपकी रखी जाए, जो जन समस्याएं हैं उनको रखा जाए। जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर इस बात को सुन रहे हो, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम अभी मनीष भाई साहब भी है, तो वो तो सुन ही रहे हैं। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है, इस बात को आप सुने कि आपको खुले मंच से बताया जा रहा है कि बात आगे नहीं पहुंची है, तो फिर आपको जनप्रतिनिधि बनाया इसलिए गया है कि आप जन की आवाज आगे तक पहुंचाए। पर मैं फिर आपका जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है, इसके बारे में अभी मनीष भाई साहब से भी बात करेंगे कि आखिरकार जनप्रतिनिधि जन की बात सुनते क्यों नहीं। जी भाई साहब। विकास की अवधारणा 2 प्रकार की है जी। एक विकास है भौतिक विकास, एक है सामाजिक विकास। भौतिक विकास में आती हैं सड़कें, पुलियां, गलियां, ये सब आती हैं। और जो सामाजिक विकास है जिसमें आती है शिक्षा, चिकित्सा और इस प्रकार के और भी कार्यक्रम जो कि समाज से सीधा जुड़ते हैं, संवाद होता है, जिनसे सीधा समाज का संपर्क है। जी। इसमें वृद्धावस्था पेंशन है, आवास वगैरह भी है। वो भौतिक निवास के अलावा सामाजिक विकास ज़्यादा है। वो क्या रहा है कि हम, जो आपने कहा अभी राठौर साहब, वो बिल्कुल बढ़िया बात कही। हमारे जैसे लोग जो भी हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों, सत्ता के अलावा जो लोग हैं, उनकी बड़ी ड्यूटी बनती है। आज ही मैंने एक वीडियो डाला, उसमें मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हम अपने उत्तरदायित्वों से मुकर नहीं सकते। भाई, हम यदि हमारी बात नहीं पहुंच रही है सीधे मुख्यमंत्री तक, तो आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है। हम फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हम और भी ऐसे बहुत माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, सत्ता से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि हम डिफाइन करें, हम अंतर करें विकास में। हम नगरपाल, अब देखिए आप, विकास की कैसे बात होती है, जब जब विकास की चर्चा होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है। जी। हम नगर पालिका के सदस्य भी वही चाहते कि नाली बन जाए, फिर हम नगर पालिका के चेयरमैन से भी चाहते कि नाली बने, फिर विधायक से भी चाहते हैं कि नाली बने, फिर सांसद से भी चाहते हैं कि नाली बने। तो ये तो विकास की बात नहीं रही। किस स्तर पर किस तरह की समस्या है, उसी स्तर पर उसको आकलन किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। वो वास्तव में विकास है। विकास का मतलब कि बिल्डिंग नहीं है कि बिल्डिंग बन गई विकास हो गया। अभी कल चर्चा हो रही थी, कल देहदान की जो कार्यक्रम था, मैं भी गया था उसमें, मैंने भी देहदान किया अपना। तो उसमें ये चर्चा हुई कि सब कितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई। मैंने अनुभव किया है कि इसके पहले भी अस्पताल बहुत छोटा सा था, जिला अस्पताल, लेकिन उसमें चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज बिल्डिंग बहुत अच्छी है, चिकित्सा व्यवस्था कमजोर है। इस पर केवल सरकार नहीं, हमारे लोग जैसे लोग भी जागरूक हो और अपने समय समय पर, हम कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब पत्र में आलेख लिखते हैं, हम अपेक्षा ना करें कि कोई हमारी बात सुनेगा। मैं एक बार मैं एक कप्तान साहब से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, जाइए, आपको मेरी बात नहीं सुनता हूँ मैं आपकी। तो मैं चला आया, तो बोले आप किसको सुनाएंगे आप? मैंने कहा साहब मैं घंटाघर की दीवार को सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत पुरानी कहावत है कि दीवालों के भी कान होते हैं। तो हम अपनी बात दीवालों को भी सुनाएंगे, मजबूर कर देंगे हम सुनने के लिए। ये ऐसी मेरी भावना है। तो विकास की अवधारणा हमें 2 प्रकार से करनी पड़ेगी, एक सामाजिक स्तर पर, एक भौतिक स्तर पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीष भाई साहब, अभी जनप्रतिनिधि की बात आई है, तो इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के जो, मतलब कह सकते हैं कि जू नहीं रेंग रही उनके कानों पे, तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि अभी 15 तारीख को आप सब लोग जन जन के पास जा रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनेंगे जनप्रतिनिधि, तो कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि किसी बात को नहीं सुनते हैं या ऊपर तक नहीं। माननीय कुशवाहा जी का ही पिछले 5 वर्षों का प्रयास है कि ललितपुर का मुख्य मार्ग, जिसको हम शाही रोड कहते हैं, शायद आपने हमेशा पेपरों में पढ़ा होगा, जितनी बार वो मुख्यमंत्री जी से मिले उन्हें सर्वप्रथम उसी रोड की मांग की और आज वह कार्य धरातल पे आ गया। क्या होता है, पिछले समय काफ़ी पिछड़ गया था, खास करके रोड। आपने देखा था, मेरे ललितपुर की भी पूरी सड़कें
पूरी खत्म हो गई पूरी थी, खत्म हो गई थी चाहे स्टेशन रोड हो, हाँ पूरी चाहे सड़कें शाही रोड हो। 2017 के बाद सर्वप्रथम ललितपुर से देवगढ़ रोड वाया स्टेशन होती हुई डली थी। इसके बाद पूरे जनपद में मुख्य मार्ग, चाहे राजघाट से तालबेट हो, पूरा कला रोड हो, चाहे सोजना रोड, सबसे आप लोग देहात क्षेत्र में जाते हैं, सोजना रोड की यह स्थिति हो गई थी कि वहाँ पर पहले 10 बसें चलती थीं, वो अंतिम समय में एक बस भी संचालन में नहीं थी। उस रोड के निर्माण के बाद ही फिर से बसें शुरू हो पाई। मदनपुर रोड, जी। ललितपुर मदनपुर रोड, ललितपुर से पाली रोड, आपकी पाली बाल रोड, सब रोडों का जो कौन लेके आया, बिल्कुल मान है। ये लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही डॉक्टर आई साहब, हैं। लगभग आपकी उम्र 70 साल तो होगी, 73 साल। ये शिकायत हम लोग मीडिया या पत्रिका बंद नहीं कर रहे हैं, नहीं आपका, आपकी जनता जनार्दन कर रही नहीं है। आपने हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा तो है, जनता जनार्दन आखिर क्यों कर रही नहीं है है, इसका- करे सुनिए एक चीज है, आप किसी से भी ये कल्पना करें कि 100% कार्य धरातल पर हो जाए तो वो नहीं हो पाती। सरकार की भी मजबूरियां होती हैं। अब रही जैसे स्कूल की भी, गुरुजी ने उठाया था मुद्दा, और जो उसमें लंबा विस्तार था बुंदेलखंड में, उसमें छूट दी गई, कई स्कूल वापस किए गए। आप ही लोगों ने बात रखी, जनप्रतिनिधियों ने जाके वो बात लखनऊ में रखी, और बुंदेलखंड में बहुत से स्कूल जो बंद होने के ऑर्डर हो गए थे उन्हें फिर से धरातल पर चालू किया गया। तो हर कार्य एक होता है, जनप्रतिनिधि उठाते हैं। अब हर बात यहाँ तो जनता को नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो काम हो जाता है वह धरातल पर दिखता है। अभी पूरा कला में भी स्कूल की मांग चल रही थी, अभी विधायक जी ने उसको भी स्वीकृत करा लिया। जी तो वर्षों से देश आज़ाद हुआ जब से वहाँ पर हाई स्कूल इंटर कॉलेज की मांग चल रही थी, जी अभी स्वीकृत हो पाया अगले सत्र से। जहाँ तक आप धौररा क्षेत्र में भी जाइए, धौररा क्षेत्र में इंटर कॉलेज की कितनी मांग थी, धौररा क्षेत्र में भी एक स्कूल का निर्माण हो गया। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। क्या है कि पिछले वर्षों में जो काम नहीं हुए थे, अब उनको आप सोचे कि एक साथ एक जनपद में पूरे काम हो जाए, तो यह संभव नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि बात उठा रहे हैं, धीरे धीरे करके योजनाएं ला रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। राघवेंद्र जी का कहना है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हर काम हम लोग सांसद से या मुख्यमंत्री से जी नहीं चाह सकते। जी जी तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधियों के दायित्व हैं वही भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही संभाल रहे हैं। तो बात यहाँ पर अटकती है कि जैसे नगर पालिका अध्यक्ष है तो भी भारतीय जनता पार्टी की थी, जी। तो बात राघवेंद्र भाई साहब का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि आपके हैं तो फिर इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? ढिलाई नहीं हो, हर सांसद क्षेत्र जी देखिए, नहीं करेंगे। हर व्यक्ति अपने स्तर का कार्य करता है। माननीय सल्ला जैन थी, उन्होंने नगर में हर वार्ड में, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें रोड नहीं डली हो। देखिए अभी देखिए, और अभी उनके शांत होने पर भी जी। जो आखिरी टेंडर उन्हीं के कार्यकाल में निकले थे, जो अभी 2 महीने में शहर में चारों तरफ रोडें बनती दिख रही हैं। जी तो हर, और जैसे आप विधायक जी से कहिए, विधायक जी ने बयाना नाले का पुल हो, चाहे शहजाद नदी का पुल हो, चाहे मुख्य मार्ग, वो किया। अभी हम सांसद जी से कहेंगे तो सांसद जी के स्तर का था मेडिकल कॉलेज, ड्रग पार्क, वो योजनाएं सांसद जी, ड्रग पार्क कुल देश में 2 खुलने थे, जी उसमें एक सांसद जी का अथक प्रयास था कि ललितपुर को ड्रग पार्क मिला। उस ड्रग पार्क का आज नहीं, आपको 5 साल बाद किसानों को उसका लाभ दिखेगा। तो हर स्तर पर जो पार्षद है वह अपनी नाली का काम कराएगा, जो अध्यक्ष है वो सड़क का काम कराएगा, जो विधायक है वो अलग योजना लेके आएगा। तो हर जनप्रतिनिधि अपने स्तर का कार्य कर रहा है। मतलब आप हाँ। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसके संबंध में आपके बहुत अच्छे विचार हैं, होने भी चाहिए। लेकिन पब्लिक के भी अपने विचार हैं, वो अभी कुछ देर में जब पब्लिक ऑनलाइन आपसे सारी बातें पूछेंगी तो वो भी आएगी। आह्वान कर दीजिए पब्लिक से। और हम जनता से भी चाहते हैं, दर्शकों से भी चाहते हैं कि आप अपने सवाल भेजें। और आज जनप्रतिनिधि की तरफ से भी भाई साहब हैं और पब्लिक की तरफ से भी भाई साहब लोग हैं, तो आज आपके विकास की बात बहुत अच्छी और दूर तक पहुंचने वाली है। जी भाई साहब। अभी मनीष जी ने एक बात जो कही कि पूरे जिले में रोडें डल रही हैं और बहुत अच्छी डल रही हैं। किसी भी रोड का एक मानक होता है कि ये कितने साल चलेगी, ठेकेदार का कितने साल का उसका अनुबंध होता है। जी क्या ये इस जगह में बैठ के ये गारंटी दे सकते हैं कि अगली बरसात तक वो सारी रोडें सुरक्षित रहेंगी?
उनका मानक क्या है, उनका स्तर किस तरह से बना है। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि कहीं की सांसद निधि की एक रोड थी, इसके बारे में गली के वहां से गांव के लोग ऐसे ऐसे रोड की परतें उधार रहे थे। अगर इस स्तर से रोडें बनी है तो ये विकास नहीं है, ये केवल एक खाना पूर्ति है, पैसों को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है। इसको इस तरह से करना चाहिए था कि उन रोडों को किस तरह से उनको चाहिए। अब जैसे मान लो ये वाली होटल आर्यन से लेकर ये अभी जो रोड डलवाई गई जी, इसके साथ अगर ये थोड़ी सी योजनाबद्ध इसको और किया जाता, इसको थोड़ा और चौड़ीकरण करके इसके बीच में डिवाइडर की व्यवस्था की जाती, तो जो इसके पहले अभी कुछ दिन पहले जो 2 एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड पर, ये नहीं होते, काफी एक्सीडेंट बढ़ सकते थे। इसलिए मैंने कहा कि योजना विहीन कार्य हो रही है, विजन ऐसा आ रहा है, विजन कार्य हो रहा है। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा और चौड़ीकरण, चाहे रोड कम डालती जी वहां से आप केवल एलाइट तक डालते, केवल जी विधायक जी ने जो काम करवाए हैं बहुत अच्छे करवाए, जी ये मानते हैं हम कि ललितपुर में जनप्रतिनिधियों में अगर कोई आशा की किरण समय देखता है तो विधायक जी में देखता है। इसके अलावा किसी जनप्रतिनिधि में कहीं कोई आशा हमें दिखाई देती नहीं है वर्तमान में। वो काफी काम करते हैं, जनता को सुनती है, लेकिन जब ये बात आए कि साहब उनको जनप्रतिनिधियों की बात ऊपर तक ले जानी है, तो उसके पहले जनप्रतिनिधि जब बात लेके जाए तो कम से कम एक बार जनता से उनके बारे में फीडबैक लें कि हमें क्या जाके बात करनी है। आपके कार्यकर्ताओं ने या आपकी पार्टी के आदमियों ने जो बात बताई, आप उसको लेकर ऊपर जा रहे केवल जी। जनता से आपने कभी नहीं पूछा किसी बात के लिए। जब मीडिया में आई होते हैं या पत्रकारों ने लिखा उनके लिए या ये सोशल मीडिया पे आई, तब आप उन बातों को लेकर ऊपर जा रहे। इस तरह से नहीं होना चाहिए जी। पहले एक बार जनता से पूछना चाहिए, अगर ये रोड डाली जा रही है, इस रोड में आप लोगों के सुझाव क्या हैं, तो थोड़े थोड़े विकास करें, लेकिन वो विकास ऐसा करें कि वो हो जाए। हाँ, जो लंबे समय तक काम आए, लंबे समय तक विजन होना चाहिए। आगे की हमारे यहाँ जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं अगले चुनाव तक के लिए बनाई जाती हैं, जबकि हमें कहीं सीखना चाहिए कि जो अन्य राज्यों में जो कार्य हो रही है वो पिछले 20 और 25 साल के लिए सोचकर हो रही है कि वहां के हमें उतना विकास चाहिए। अब ये रोड जो है हाईवे नहीं रह गया है, वो शहर का रोड हो गया। उस रोड पर अगर हम डिवाइडर के साथ व्यवस्था करते तो हम काफी उसको बचा सकते थे। दूसरी बात भाई साहब ने कहा है अभी कि जो पुराने टेंडर हो गए थे उन टेंडरों पे काम हो रहा है। ये उन जगह पे हो रहा है जहां जहां से आवाजें उठाई जा रही हैं, उन गलियों में काम हो रहा है। जब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जब सपा के प्रत्याशी उन गलियों को दिखा रहे हैं, तब इसके बाद उन पे काम हो रहा है। जहां टेंडर की बात है तो ईओ साहब ने जिलाधिकारी के उसमें बैठक में जब हम लोग थे, उसमें ये कहा था हमारे रामलीला मैदान में एक हाई मार्च के लिए हम लोग काफी दिनों से पिछले 5-6 साल से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ईओ साहब ने ये कहा था कि साहब टेंडर हो चुका है इनका, इनकी बात प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन चूंकि आचार संहिता है इसलिए हम काम नहीं करवा पा रहे। हम दशहरा पे जल विहार पे उन्होंने कहा था कि हम दशहरा तक आपको करके देंगे, और दशहरा की बैठक में ये कह दिया कि साहब हम इसलिए नहीं कर पा रहे। अब अगर वो टेंडर पास होने के बाद अगर मानक रोडों पे हैं तो रामलीला मैदान में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आवाज उठाने वाले या जो है वो कार्यक्रम वहां का निकल चुका है, हम लोग थोड़ी सी कमजोर रहे। अब जो जनता में जो आवाजें जा रही हैं उसकी वजह से सड़कों का काम हो रहा है। तो विकास इस तरह से नहीं होना चाहिए। भाई साहब, रमाकांत चौरसिया जी भी कह रहे हैं कि कई वार्डों में रोड की दशा बहुत दुर्दशा पर है और इस पर जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे? तो भाई साहब आप थोड़ा सा जनप्रतिनिधि से पूछ रहे हैं। देखिए जी, कई गलियों में जो रोड है खुद ही पड़ी है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा विजन है अच्छा आदरणीय मोदी जी का। जी बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा परेशानी थी जल की। जी, हमने देखा है कई किलोमीटरों से पानी भर के लाया जाता था। जी बिल्कुल। इसी ललितपुर में नेहरू नगर में पानी भरने के लिए लोग स्टेशन के पुल से इस तरफ आकर पानी भरकर अपने पीने के लिए ले जाया करते थे। आज उसी हर घर जल योजना से नेहरू नगर, सिद्धन और जुगपुरा, जहां पर 500 फुट नीचे तक पानी नहीं है, वहां पर आप जाके देख लीजिए, हर घर के बाहर बगीचे लग गए। पानी दे दे के बगीचे लगा लिए उन्होंने। इसी प्रकार ये योजना जो चल रही है, वर्तमान जब कोई काम होता है, आपके घर में भी जब पुताई होती है तो उस समय धूल से आपको खांसी आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब दीपावली पर पुत जाता है, जो मजदूर चला जाता है, फिर आप उस घर को सजाते हैं तो वह घर खूबसूरत लगता है और आप उसमें अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। इसी प्रकार इन गलियों का होगा, जो भी पाइप डल रहे हैं
उसके साथ उस गली का निर्माण का ठेका भी सुनिश्चित है। उस कंपनी को वह रोड बनाकर देना पड़ेगी। थोड़ा सा लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंपनी को भी टेस्टिंग करना है कि वो पाइपलाइन जो हमने डाली है वह लीकेज तो नहीं है। अगर उसको जल्दी से खाना पूर्ति कर दी जाएगी तो भविष्य में अगर उसमें लीकेज निकलेगा तो फिर उसको सुधारने कोई नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा सब जनता से कहूंगा कि संयम रखें, आपकी रोड का निर्माण होगा। जो भी नालियां खुदी हैं, जो भी पाइपलाइन बिछी है, उसके ऊपर निर्माण अवश्य होगा। उसका फंड पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। भाई साहब, एक आप ही से क्वेश्चन है। आपकी सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब जैसे कहते हैं शहद की तरह, लेकिन धरातल पर जो आप कह रहे हैं कि काम होगा हर एक चीज में, जैसे आप लोग भी 5 साल होते हैं वोट मांगने चले जाते हैं, तो क्या इस चीज का टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता, क्योंकि आप भी जनपद ललितपुर की नागरिक हैं, क्या तो सुनिए जैसे हमारी तो इस फिक्सिंग ना होने के कारण, जैसे 60 साल में व्यक्ति आप रिटायरमेंट दे देते, तो आप ऐसा करें उसे 65 साल में रिटायरमेंट करें। 60 साल में ही होता, उसी दिन होता। अगर उसे 31 तारीख को है तो उसको एक तारीख की भी मोहलत नहीं मिलती। एक ही बताएं आपको, जब टेंडर होता है उसमें समय फिक्स होता है। कोई भी योजना बनती है उसका समय फिक्स होता है, और अगर समय पर ठेकेदार कार्य नहीं करता है तो उस पर बाकायदा पेनाल्टी सुनिश्चित होती है। वो आपकी सारी बात है, लेकिन अब सरकार क्या कर सकती है, ये बताइए। अगर हमने आपको काम दिया और हम आपसे कह देंगे कि हमें आपका ये काम 2 दिन में पूरा चाहिए, अगर तीसरे दिन नहीं करोगे तो आप पे इतनी पेनाल्टी लग जाएगी। सरकार यही कर सकती ना। जी जी जी। अब वो ठेकेदार पेनाल्टी पता नहीं कैसे करके और भर के वो काम, पता नहीं, यही तो जनता चाहती है, क्योंकि जो भी पैसा विकास में लग रहा है वो एक्चुअल में जनता का है। तो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि आप जनता को बताएं कि आपने किस ठेकेदार से कितना टैक्स या उनके पे दंड लगाया है, तो जनता समझेगी कि हाँ आपने काम किया है। क्योंकि ऐसे ये उचित प्रस्ताव है। जिस प्रकार हम भी ठीक है, आपकी बात स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार जब जहाँ पे काम होता है उसकी सरकार ने एक निश्चित किया है कि ये कितने का काम है, जी। कौन संस्था करवा रही है, कौन ठेकेदार कर रहा है, उसका बोर्ड लगाने का जिस प्रकार निश्चित किया, उस प्रकार ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पे अगर कार्य सही नहीं होगा तो कितना दंड लगाया गया है। अग्रवाल जी, आप खुद मानिए कि अगर किसी एक व्यक्ति की दुकान के आगे सड़क खुद गई है तो उसका पूरा घर, उसका परिवार, उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है। तो ये बहुत, अगर सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि वो आर्थिक रूप से पूरा खत्म हो जाता है। अब 1 साल से मान लीजिए कहीं पुल का निर्माण होना स्टार्ट होगा, वो 4 साल चलेगा, तो वो व्यक्ति तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखिए कोई भी विकास कार्य होगा तो उसका कुछ दुष्परिणाम भी होता है। आपने सही कहा कि जैसे अब शहजाद बांध का काम जिस दिन शुरू होगा, जैसे शहजाद पुल का, तो वो पुल बनने में कार्यदायी संस्था को 2 साल का समय दिया गया जी, सरकार द्वारा 2 साल का समय दिया गया। और माननीय जिलाधिकारी के बीच में मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, क्योंकि उनसे कहा गया था सेतु निगम बना रहा, सेतु निगम थोड़ा सा स्लो चलता, तो माननीय जिलाधिकारी जी ने कहा था कि नहीं, उसको हम 2 साल में निर्माण कराएंगे। और हम ये बात भी स्वीकार करते हैं कि जो उसके आसपास रहते हैं उन पर उसका थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। एक हमारा सुझाव है चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार अभी प्रयागराज में हम सब ने पीपा पुल देखे, बड़े मजबूत थे पीपा पुल, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग कुछ समय के लिए वहाँ पीपा पुल नहीं, एक्चुअल में आप नहीं ना, पीपा पुल तो उसके लिए है कि कोई बड़ी नहर होती, नदी होती, बड़ी नदी, उसको क्रॉस करने के लिए पीपल पुल बनाया जाता। उधर पे तो इतनी जगह ही नहीं है, वो तो आपका पूरा रोड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे बयाना नाले का रोड अपने बस स्टैंड से होकर संचालित रहा है 6 महीने, जब तक ये पुल का निर्माण कर रहा। इसी प्रकार इसीलिए उस पुल का कार्य नहीं लग रहा है कि जब तक रामनगर वाला पुल पूर्णतः तैयार नहीं हो जाएगा, उसकी साइड में बस सीसी डलना है, उसके बाद ही उस पुल का काम लगेगा। इसीलिए रोका हुआ है। मान के चलें कि जिस दिन काम प्रारंभ, प्रशासन का पूरा आश्वासन है कि 2 साल में हम आपको पुल बना के देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छा कार्य हो रहा है और ये पूरी मजबूती के साथ हो। नहीं, सेतु निगम करा रहा, कोई प्राइवेट ठेके को नहीं है, सेतु निगम के द्वारा जो भी कार्य हो वो आगे का विजन देख के किया जाए, तो जनता हमेशा प्रसन्न रहेगी। बाबूजी, आपसे प्रश्न है कि शहर में जो अतिक्रमण है, एक प्रश्न अतिक्रमण पर भी है
कि आप बताइए कि शहर में अतिक्रमण हटेगा कैसे। ये कैसी बड़ी विचित्र कहानी है इसकी कि अतिक्रमण जो है, ये तो क्या कहें इसके लिए, हमें ना नहीं, तो आपके विचार बहुत जरूरी है। मंच आपके लिए, आप सारी बात कहने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और आप बताइए कि क्या क्या नीति है जिसकी वजह से हम अतिक्रमण को हटा पाए, क्योंकि ये विकराल रूप धारण कर चुका है, आज सबसे बड़ा रूप धारण कर चुका है। देखिए, अतिक्रमण में जब तक आप पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं बरतेंगे तब तक जो है आप अतिक्रमण में सफल नहीं हो पाएंगे। अभी पिछला चला था, मैं चूँकि रामनगर में रहता हूँ, थोड़ा जोर से बोलिए। तो वहाँ ये हमारे धर्मेंद्र जी भी रामनगर के ही हैं, जी तो वो चाय वाय के खोखे वोखे सब उनने हटा दिए। मैं वहीं से निकला तो उनने मुझे रोक लिया, बोले साहब हमारी व्यथा सुन लो। हम लोग बताओ क्या हुआ। बोले साहब हम तो ये खोखे वोखे सब हट गए, और आप देखिए उधर उनने बताया, हम नाम नहीं खोलेंगे। बोले साहब उनका वो ज्यों का त्यों खड़ा है, उनका वो ज्यों का त्यों खड़ा है, हैं साहब वो चूँकि बड़े आदमी हैं हाँ। तो वो तो उनको छुआ नहीं गया। और हम लोग गरीब हैं साहब, खोमचे उमचे लगा के अपने बच्चे पाल रहे हैं, चाय बेच के पाल रहे हैं, तो हमारी जो है ये फेंक दिए गए हैं। जी। तब उन बेचारों को क्या बताएं, हम क्या समझाएं। थोड़ा सा तो ये है कि थोड़ा सा निष्पक्षता बरतिए और प्रशक्ति बरतिए। आपकी शक्ति तभी काम आएगी जितने आप निष्पक्ष होंगे उतनी आप शक्ति बरत पाएंगे। अगर आप निष्पक्ष नहीं है तो आप शक्ति भी नहीं बरत पाएंगे, निश्चित मान लीजिए। और ये जो अतिक्रमण सफल नहीं हो पा रहा, उसका कारण यही है कि जो निष्पक्षता नहीं है तो शक्ति नहीं हो पा सर, रही। निष्पक्षता कहाँ से आ जाएगी? अतिक्रमण ऑलरेडी किए हुए हैं वो, नहीं तो उनको वो कह रहे हैं ना, तो वो जैसे अतिक्रमण तो प्रशासन को हटाना पड़ेगा ना। आपने उनका कहना है कि निष्पक्षता कैसे- निष्पक्ष का मतलब है कि सबके साथ समान समान करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, जी, जी, जी। मेरी ऊपर तक धमक है, हाँ, हाँ। तो मेरा भले ही अतिक्रमण में बना हो, जी। हैं, लेकिन उसको नहीं छुआ जाएगा। जी और अगल बगल के जो बेचारे गरीब गुरबा हैं उनका हटा दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, शक्ति और निष्पक्षता का कहना है कि निष्पक्ष ये दोनों हाँ, ये सगी बिल्कुल बहनें सही बात है, हैं। बिल्कुल इनके सही साथ अगर पक्षपात करोगे जी, आप जी। तो दोनों का कुपोषण होगा, पोषण किसी का नहीं होगा, जी। दोनों मारे जाएंगे। सर, आप अतिक्रमण पे बताइए, बड़ी समस्या है ललितपुर की। दो प्रकार का अतिक्रमण है। एक अतिक्रमण तो है जो दुकानदारों द्वारा आगे दुकानें बढ़ा करके, सेट बढ़ा करके किया गया है। दूसरा अतिक्रमण जिसकी चर्चा बार बार सोशल मीडिया पे होती है, पत्रकार भी निकालते हैं कि साहब ठेले वाले और खोमचे वाले और रेहड़ी वाले ये अतिक्रमण किए हुए हैं। मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहला अतिक्रमण तो शक्ति से हटाया जाए। वो चाहे प्रशासन को हम पर शक्ति करनी पड़े, चाहे मैं राघवेंद्र सिंह हूँ, चाहे आप डॉक्टर साहब हो, वो दुकानों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं अपनी दुकान से आगे, वो तो सख्ती से हटाया जाए। और दूसरा अतिक्रमण जिसको मैं पूरा अतिक्रमण नहीं मानता, सच्चाई है कि वो रोजगार से जुड़ा हुआ कारोबार है, उसके लिए नगर पालिका का उत्तरदायित्व है कि वो उनको रोजगार करने के लिए स्थान उपलब्ध कराए। बिल्कुल सही बात। और पिछले 5 सालों में लगातार जहां तक अतिक्रमण के समाचार छपे हैं वो तो ज्यादा छपते रहे, लेकिन ऐसा कोई नगर पालिका या प्रशासन की तरफ से, जो विकास की आप बात कर रहे थे, ऐसा कोई हमें नहीं मिला उदाहरण देखने को जहां नगर पालिका ने ये प्रयास किया हो कि भाई हम इसके लिए जो झाड़ू बेचने वाली बैठती हैं, मटके बेचने वाली बैठती हैं, आप देखिए उनके रोजगार की समस्या कितना गंभीर उनके सामने समस्या है। यदि उनका 50 रुपए का घड़ा नहीं बिकेगा तो शाम को रोटी कहाँ से खाएंगे। तो जो वो अतिक्रमण हमें दिखाई देता है सड़कों पर, उस अतिक्रमण के लिए नगर पालिका को एक ठोस कार्यक्रम लगाना पड़ेगा। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बताइए। अभी आप बताइए, अभी जहां तक विकास की बात है उसमें मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहता हूं। देवेंद्र कौशिक जी की भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि उन्होंने जब एक बार लाइव किया था तो उन्होंने यही, जैसे किसने ये सवाल किया सड़क का, रमाकांत चौरसिया जी के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। रमाकांत चौरसिया जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा सवाल उठाया। इसका सबसे बड़ा कारण है वो है निर्माण का, जो हमारे चतुर्वेदी जी है ना, शुभ नाम पूरा आपका, ब्रजेश चतुर्वेदी, ब्रजेश जी जैसे हमारे आदरणीय कह रहे थे, सबसे बड़ा कारण है जो मैं अपने आप में मानता हूं, जब तक निर्माण में कमीशन चलेगा तब तक निर्माण अच्छा होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अभी कभी नहीं होगा अच्छा। जब 80 मैंने कहा है कि क्या मैं अभी जो प्रत्याशी खड़े मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं,
आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रत्याशियों से, उनके पार्टी के लोगों से, मैं किसी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने अभी एक सवाल किया भी था एक सोशल मीडिया पे अपनी तरफ से कि क्या आप 80% भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? चलो 20% हम मान लें कि आप करते रहे, लेकिन यदि आपने 80% भ्रष्टाचार रोक लिया तो शायद ललितपुर के जो विकास आप चाहते हैं, सड़क गलियां सब उसमें आ जाएंगी और उनका सही निर्माण होगा। लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने, किसी प्रतिनिधि ने मेरी उस बात का उत्तर नहीं दिया, ना आज तक दिया, और मैं लगातार उस बात को रोज पूछता हूं। दूसरी बात, अभी आप देखिए देवगढ़ रोड से अभी हमने डाइवर्जन किया है बुढ़वार रोड के लिए। देवगढ़ रोड पर बाल गृह है, वहां पर पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण गृह भी है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर हमारे शव का जो विच्छेदन होता है, शव पोस्टमार्टम हाउस भी है, उसको अंग्रेजी में पोस्टमार्टम हाउस कहते हैं, शव विच्छेदन गृह है। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि जब हम आज नगर पालिका का चुनाव लड़ें या आज हम नगर पालिका की बात करें तभी उसका विकास होगा? पिछले कई सालों से पड़ा है, जानता था प्रशासन कि इस रोड की कभी भी आवश्यकता हमें पड़ सकती है, लेकिन अब नहीं किया। अब आप देखिए कि वहां से हजारों बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद संजय चौबे मेमोरियल में पढ़ते हैं, लक्ष्मी विद्यालय में पढ़ते हैं, और बुढ़वार का पूरा ट्रैफिक इस समय घोर संकट में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि चुनाव जनता यदि आज वोट देने के लिए तैयार खड़ी है तो इसको भी देखे कि क्या इन सड़कों के निर्माण पे, क्या इन नगर पालिका को पिछले 10 साल में नहीं गौर करना चाहिए था, या शासन को? दूसरी बात, ये ब्याना नाला का पुल है जो केंद्रीय विद्यालय से जाता है, जब उस पर बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा पीताम्बरा का एक छोटा सा सकरा पुल है, उसका मैंने वीडियो भी डाला था। इतना सकरा पुल है कि यदि वहां बच्चा फिसल जाए तो सिवाय मौत के उसको कुछ नहीं मिलेगा, और वो बच्चा आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ गया। तो ऐसे कई बात हैं, जैसे कि मुक्ति धाम है। मैं तारीफ, नाम लेकर तारीफ तो नहीं करूँगा, पिछले जो कार्यकाल में जो चेयरमैन थे उन्होंने मुक्ति धाम को बहुत सुंदर ढंग से बनाया और उसको पोषित भी किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुक्ति धाम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मुक्ति धाम की तरफ किसी ने ध्यान दिया और इसका आखिर दोष कौन है? कौन रहा शासन में, कौन रहा नगर पालिका में? वो उसके दोषी है। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता, उसके दोषी है। मैंने केंद्रीय विद्यालय की सड़क का कहा कि प्याने नाले का पुल ऊंचा होना चाहिए था। आज जब उस पर पानी आ जाता है तो हम सहारा लेते हैं पीताम्बरा के पुल की, और वो पुल है 6 फुट चौड़ा और उस पर कोई रेलिंग भी नहीं है, तो ये पीताम्बरा का पुल है। तीसरी बात और कहना चाहता हूँ, विकास में ललितपुर की जो बाई नहर है वो खुली जा रही है शहर में से, और उसमें 1-2 कांड भी घटे हैं जहां बच्चे डूब के मरे हैं, लेकिन आज तक नगर पालिका ने या नहर विभाग ने, या नगर पालिका, नहर विभाग और जिला अधिकारी के माध्यम से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे लगे कि नगर पालिका नगर के वासियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा रही है। और वही मैं बार बार उसको मैं 2 बार कह दिया मैंने। तीसरी बात, चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी रूपरेखा बने नगर की, अब चूंकि 2 बातों की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत संक्षेप में, पहले तो कचरा का कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है, सड़कों पर ही कचरा बिखरा हुआ है। हम ढेर लगा देते हैं मोहल्ले के लोग सड़कों पर, फिर वहां से आता है ट्रैक्टर उठा ले जाता है, तो क्या वहां पर कचरे में गंदगी नहीं फैल रही है? तो ना तो कचरे घर के ऐसे कोई घर बनाए गए हैं, पहले बॉक्स रखे गए थे वो भी हटा लिए गए, तो कचरा सड़कों पर बिखर रहा है, वो नालियों में जा रहा है। दूसरी बात इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि अब आवश्यकता है कि पूरे ललितपुर में कहीं ना कहीं, चाहे वो तुमन का चौराहा हो, वर्णी चौराहा हो, हमारा सदर का चौराहा हो, ये वन वे होना चाहिए। एक तरफ से ही जाए आदमी, दूसरी तरफ से निकले तो संभवतः ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है वो हल हो सकती है। अन्यथा ट्रैफिक के अधिकारी वहीं बैठे रहते हैं। और एक बार तो मैंने खुद वीडियो डाला था, एक महिला बुरी तरह से गिर गई थी, उसकी किस्मत थी कि वो बच गई थी, अन्यथा वो मारी जाती। ये मेरा इसमें से है। और आखिरी इसी से संबंधित जुड़ी हुई बात है कि अब आवश्यकता है ललितपुर में, मैं चाहता हूं कि नगरवासी, मैं चाहता हूं कि नगरवासी उसी को ही वोट करे जो कम से कम 2 बातों पर ध्यान दे। एक तो पूरा आपका प्रोग्राम होना चाहिए कि अगले 4 महीने में क्या करेंगे। एक विद्वान का कहना है कि यदि आपके पास 1 दिन की योजना नहीं है तो आप सामान्य नागरिक नहीं है, यदि आपके पास 1 माह की योजना नहीं है तो फिर आप वरिष्ठ नागरिक नहीं है, और यदि आपके पास 1 साल की योजना नहीं है तो आप अच्छे राजनीतिक नहीं है। ललितपुर राजनीतिक विहीन है। यहाँ पर 1 साल तो क्या, यहाँ तो 1 दिन की भी कार्य योजना किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास नहीं है। आज जरूरत है कचरा प्रबंधन की। ललितपुर में इतना कचरा फैल रहा है लेकिन कचरा प्रबंधन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं
मैं 2 सवाल फिर पूछूंगा। क्या कोई प्रत्याशी, मैंने कहा है, संविधान की शपथ लेकर के घंटाघर पर आकर के कहे कि मेरे कार्यकाल में 80% भ्रष्टाचार नहीं होगा, मेरे कार्यकाल में जो भी नगर पालिका में काम करेंगे बाबू वो 1 रुपया भ्रष्टाचार में नहीं लेंगे, मेरे कार्यकाल में जो भी सामान नगर पालिका का खरीदा जाएगा इसमें किसी प्रकार की कमीशनखोरी नहीं होगी, अच्छा सामान खरीदा जाएगा। मेरे 3 सवाल प्रतिनिधियों से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो इसका उत्तर देते हैं तो वो शायद आने वाले समय में इस ललितपुर का सही विकास हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बहुत बड़ी बातें हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने कही जो सारे प्रत्याशियों ने सुनी होंगी, और क्या वो इस पर अमल कर पाएंगे कि सामने आकर बता पाएंगे कि हमारे समय में भ्रष्टाचार नहीं होगा, नगर पालिका हम ही चलाएंगे। आदरणीय ब्रजेश भाई साहब, आप बताइए क्या रोड मैप होना चाहिए आगे, जो क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। जी तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि किस तरीके से हमारा रोड मैप होना चाहिए। अभी देखो भाई साहब ने, राघवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात ये कही है कि भ्रष्टाचार के उसके लिए उनको शपथ लेना चाहिए, लेकिन लगता है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है ये लगता है कि ये बेवकूफ है, मूर्ख है, इसको अवसर मिला इसलिए पैसा नहीं कमा पाया, ये एक धारणा बन गई है। जी जी। और अगर हमारे जनप्रतिनिधि ये सोच लें कि जो बहुत इन्हें कम समय मिला है, 2.5 वर्ष का कार्यकाल मिलना है जिनको भी मिलना है, ये 2.5 साल में ये अगर अपनी योग्यता सिद्ध कर देते हैं तो ये आगामी 10 वर्ष के लिए ललितपुर को चला सकते हैं। आदमी पर विश्वास करेंगे। जहां तक रोड मैप की बात है, मैंने जो भी योजनाएं या जो भी अपनी दिमाग से यहाँ पर रखी हैं, मैं हवाई बातों में इसमें नहीं की है। इसके लिए कुछ योजनाएं भी हैं जो हमारे पास हैं। पहले जिला में एक जिला एकीकरण समिति हुआ करती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो जिला एकीकरण समिति में मैं भी उसमें एक सदस्य था। डॉक्टर रूपेश कुमार जी ने एक योजना मांगी थी उस समय शहर विकास की, उसमें मैंने उनको पत्र दिया भी था और उसको उन्होंने बैठ के वहां पर पढ़ा और सराहा भी था हमारी उस पत्र को। अगर कहीं रिकॉर्ड में रखे होंगे उनके पास, अगर प्रशासन के पास, तो शायद वो मिल भी जाएंगे, वरना कहीं कचड़े के डिब्बे में डाल दिए गए हों। योजनाएं हैं, सरकार बदल दी है, योजनाएं बदल जाती हैं। सही बात। तो उसके लिए जैसे अतिक्रमण वाली बात हो रही थी, अतिक्रमण कैसे खत्म, यहाँ से शहर से हटाया जाए, एक बड़ी योजना है। देखो अभी एक उन्होंने प्रयास किया है, जो जगह खाली थी यहाँ पर कंपनी बाग के सामने, उसमें एक जगह निकाल के उसमें व्यवस्थित की गई। उसमें कहीं देखो अतिक्रमण जो है, हमें लगता है कि जो हाथ ठेला वाली हैं ये अतिक्रमण करती हैं, जबकि उनकी मजबूरी है। उनके पास इतना धन नहीं है कि वो दुकानें ले सकें, उनके पास कोई दुकान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उनको व्यवस्थित करना। स्थान भी नहीं है। बाकी जो दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं, इनके अतिक्रमण सख्ती से हटवाए जाने चाहिए, क्योंकि ये नाजायज है। और जो हमारे जो हाथ ठेले वाले हैं या जो गरीब लोग हैं, इनके लिए हमें व्यवस्थित जगह देना चाहिए। जहां भी सड़कों के किनारे जो सरकारी विभागों की जगह है, वो विभाग वाले अपने आगे जो बाउंड्री वाला बनाए हो उसको दुकानों में परिवर्तित करें जी, उसको दुकानों में बदलें। और जो हाथ ठेला वाले हैं, इनको उनमें दुकानें व्यवस्थित करके दी जानी चाहिए। कम रेंट पे दें उनको, कम लागत पे दें, और उनकी दुकानें चलने लगे, उनके किराए बढ़ाते जाएं धीरे धीरे, उनकी वो कम लें। जैसे आप आओ पानी की टंकी वाली रोड पे शिक्षा विभाग की, बेसिक शिक्षा विभाग की इनकी रोड है। आप यहाँ अस्पताल के सामने आओ, कोतवाली के सामने जगह है, इसमें से कुछ जगह दें, छोटी दुकानें बना के दें। आप ये डीएम वाली रोड है, शायद इस पे किसी कारण से नहीं हो सकती है, या जहां भी सरकारी विभाग की जो भी जगह है उनको आगे दुकानें निकालकर, ये गवर्नमेंट का दायित्व है। और ये और अतिक्रमण का एक तरीका हो गया है कि बीच में कोई स्मारक या कुछ बनी है तो उसके चारों तरफ अतिक्रमण होता है। जैसे कटरा बाजार में प्याऊ के आसपास, शाही रोड पर प्याऊ के आसपास, फूलमाली जी की समाधि इस समय जो है प्याऊ के पास, वो दिखाई नहीं देती है। प्याऊ बना दी गई, उस प्याऊ का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उस प्याऊ को कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ ली है, चूंकि अब उस पर कुछ धार्मिक शब्द लिखे जा चुके हैं, धार्मिक उसमें चिन्ह बन चुके हैं, इसलिए उसको प्रशासन शायद नहीं तोड़ पा रही हो। लेकिन वहां प्याऊ का उपयोग हो नहीं रहा है, इसलिए उस प्याऊ की आवश्यकता नहीं है। उस जगह को पार्किंग के लिए होना चाहिए, टैक्सी पार्किंग के लिए। आजाद चौक पे आप देखिए कितनी बड़ी जगह पे अतिक्रमण है, वहां से अतिक्रमण हटा के उनको कहीं दुकानों में व्यवस्थित किया जाए। और एक और, अब जैसे ये एक रोड मैप की बात जहां तक है आपको कि कैसे होना चाहिए, तो इसमें आप ये देखिए कि जो बीच में सदर कांटी पर जो तिराहा है, जो गड्ढा, इसमें एक तरफ मूर्ति लगी हुई है, पटेल साहब की मूर्ति लगी है, पीछे की तरफ उन्होंने जगह बांट ली, आधी शायद पुलिस विभाग को, आधी शायद इनको दे दी है, ये जिला परिषद को। ये जगह
जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि गैराज बन गई तालाब के ऊपर, इससे बड़ा विडंबना और क्या हो सकती है। बिल्कुल। प्रशासन से हम लोग बार बार कहते हैं, हर बैठक में कहते हैं, लेकिन शायद प्रशासन हिम्मत नहीं कर पा रहा है, जो भी कारण है वो उसका पता नहीं है कि इसमें अब शासन की क्या मंशा है। अगर शासन चाहे तो प्रशासन से कहे कि ये करवा भी सकता है, तालाब का विकास इस तरह से हो सकता है। आप एक और देखिए, नदी में एक बिना योजना के एक दीवार बना दी गई। इसके लिए हमने डॉक्टर रूपेश कुमार जी के डीएम साहब के समय में, उस समय, इसके बाद अभी बीच में भी एक बार विधायक जी को भी ये योजना दी थी, और नगर पालिका आईओ जब उस समय निहाल चंद जी थे, उस समय उन्होंने मांगी थी, तो उस समय उनको भी दी थी कि अगर हमारे शहर में सीतापाट से लेकर और तालाब के पश्चिम किनारे, नदी के पश्चिम किनारे पे एक रोड पूरी डाल दी जाए। नदी की जगह होती है, नदी की खुली जगह होती है साथ में, वहां से लेकर हाईवे तक अगर एक रोड इस तरफ डाल दी जाए तो हमारे शहर के 7 मंदिर, सबसे पहले सीतापाट का मंदिर, दूसरा वहां पर पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है, एक गणेश मंदिर है, इसके बाद डोंगड़ा घाट पे आओ तो वहां का डोंगड़ा घाट का हनुमान जी का मंदिर है, और नदी के इस तरफ निकल के आओ तो सबसे पहले सेतु मंदिर, रामेश्वर मंदिर, खैर वो तो रोड पे है इस समय, उससे आगे आगे हनुमानगढ़ी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विजय राघव मंदिर, और आगे बाबा घाट का मंदिर। ये सारे नदी किनारे हैं। अगर ये एक रोड पूरी बना के वहां से सीतापाट से लेके और हाईवे से उसको मिला दिया जाए तो इतने मंदिर जो सकरी गलियों के अंदर हैं, जो मेन रोड पर आ जाएंगे, जनता वहां तक पहुंच पाएगी। उन मंदिरों के दिव्य मंदिर हैं और भव्य मंदिर हैं, बहुत बढ़िया मंदिर बने हैं, लेकिन ना होने के कारण शहर के उनसे आदमी भी कटे हैं, जनता भी उनसे कट गई है। इस तरह से एक ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ से नदी पुल से लेके इस पुल के बीच में एक रोड बनाई, उस पर एक दीवार उठा दी। उस पैसे का क्या हुआ, क्यों ये पैसा लगाया गया, इसका क्या है, क्या करने का था। सुना था कि वहां पे आरती वगैरह का कोई आयोजन, अरे वहां पे पानी तो हो, पहले जल तो हो। जल नहीं है। जल रोकने के लिए उनमें बीच में छोटे छोटे 4-4 फीट के डैम, एक दीवारें बनाई है चेक डैम टाइप की, ताकि उन पानी साल भर उनमें भरा रहे, कुछ इस तरह से हो। नहरें अभी जहां जहां जगह खाली है, नहर के दोनों तरफ अगर अभी से रोडें बना दी जाए तो कम से कम उनका अतिक्रमण रुक सकता है। आप ये देखिए, छोटी नहर, अभी बाबूजी ने बड़ी नहर की बात की थी, छोटी नहर की जो यहाँ से निकली है, उसकी एक तरफ की पट्टी पूरी तरह से खत्म है, तो बन के वहां से एक तरफ की पट्टी बची है। छोटी नहर की बात की थी। हाँ, छोटी नहर की आपने, हाँ, तो छोटी नहर की एक तरफ की पट्टी बिल्कुल खत्म हो गई, गायब हो गई, वो अतिक्रमण में चली गई। जबकि बन जाती है तो नदी के पुल से इस तरफ आकर वो डाइवर्जन वहां से भी हो सकता है। इस तरह से ये विकास की योजनाएं अगर लेके चले, क्योंकि पहले पब्लिक से, जनता से पूछो किसी के दिमाग में क्या योजना है, किस तरह की योजना है, संवाद जरूरी है। एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। वो कैसे लोगों से होना चाहिए जो नगर के बारे में सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके सत्ता पक्ष से जुड़े हों। बिल्कुल। अगर आपके विरोधी भी अगर आपको कोई एक सलाह दे रहे हैं तो उसकी सलाह को भी मानना चाहिए, वो अच्छी हो, नगर के हित में है, क्योंकि नगर हम सबका है और हम सबको यहाँ पे रहना है। हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए हम कचरा और नासूर छोड़ के ना जाए इस शहर को। हमें शहर को एक अच्छा शहर, हमें एक बड़ा आश्चर्य होता है कि इस शहर के लिए हैदराबाद में अभी पुरस्कार मिल चुका है जी। केवल सफाई कर्मचारी संभाल रहे। सफाई कर्मचारी हर व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से करती है। उनकी ड्यूटी जितनी है उससे ज्यादा वो समय देती है अपनी ड्यूटी में। वहां पे देखो कुआं है, कुआं की एक योजना आई थी कि कुओं का विकास होना है, और उस कुएं पे जहाँ वहां पर एक बहुत पुराना एक जो छत्तेदार कुआं कहलाता है, वहां का एड्रेस कुएं से चलता है जी। पूरा मलबे से पटा पड़ा है वो, और उसके पास का शौचालय, उसमें खड़े होने में ये लगता है कि हम कैसे जाएं वहां पे। जितनी बार दिन में जाना पड़ता है हमें ये लगता है नरक में जा रही। एक योजना नगर पालिका के पास होना चाहिए, एक ऐसी गाड़ी होना चाहिए इसमें प्रेशर वाला पानी से वो सफाई करें। दिन में कर्मचारियों की ड्यूटी हो कि शहर के जितने भी पेशाब करें उनमें इस तरह से जाके रोज में 2 बार उनकी सफाई की जाए। कुछ योजनाएं लेकर आए। पैसा बहुत आता है नगर पालिका के पास, लेकिन आप जो है हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी जो मूलभूत चीजें हैं उन पर तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं, उन पर करिए। जो भी चेयरमैन बने, जो भी बने, दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, दोनों एजुकेटेड हैं। हम देखते हैं अभी जो भाजपा की प्रत्याशी है वो भी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी हैं। जो सपा की प्रत्याशी हैं वो भी एमए इंग्लिश हैं और इंग्लिश की टीचर हैं। तो वो भी ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, हाँ। क्योंकि ये बात अभी तक पता नहीं थी लोग बागों को, और इस चैनल के माध्यम से लोग बाग ये जाने। एमए बीएड है वो भी, एमए बीएड जी भी पढ़ी लिखी हैं और एमए बीएड हैं, और सबसे बड़ी बात जो है इंग्लिश टीचर हैं। वो टीचर है, वो इसके पहले वो पढ़ाती थी, वो इंग्लिश टीचर। तो मतलब दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। बाकी तो निर्दलीय जो भी हैं उनका तो नहीं पता, और वो शायद प्रचार भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी समझ में आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि जनता जो भी चुने, आए जो भी, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ना आए,
जनता की बातों को सुने, फीडबैक लें उनसे, जहां नहीं हो रहा है उनको सुने। क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने पिछले भारतीय जनता पार्टी से जो भी चेयरमैन चुने गए, मनीष जी की भी जिम्मेवारी है इस बार ये, कि उनसे कभी संवाद नहीं हो पाता था। घनश्याम जी ने हमारे कभी फोन नहीं उठाई, 5 साल में उनसे कभी सामने मिल गए तो बातचीत हो गई, अरे गुरु हम देखेंगे, अरे गुरु देखेंगे, लेकिन कभी फोन नहीं उठाया। 5 साल में एक भी फोन नहीं उठा, उनके पास रिकॉर्ड होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे मुन्ना लाल जी थे, जो अभी पिछली बार, वो हमें केवल त्योहारों पर मिलते थे, कभी हमें इसके बीच में कभी उनसे हम ये अपनी बात नहीं रख सके, उन्होंने कभी आगे पूछा भी नहीं कि क्या समस्याएं क्या है। त्योहार पे कभी एक आध भेंट हो गई तो हो गई। गत वर्ष हम लोग रामलीला मैदान में बहुत परेशान रहे, वहां पे चूंकि कुछ निर्माण नया हुआ था, वहां पे खड्डे वगैरह ज्यादा थे। उस समय हम लोगों को नगर पालिका ने हमें व्यवस्थाएं नहीं दी, इसके नहीं, जो निहाल चंद जी के समय की बात कर रहे हैं, उस समय निहाल चंद जी के उस समय की बात कर रहे, हम लोगों को कमेटी के पैसा लगाकर एक रोड रोलर वहां पे मंगाना पड़ा, और 2 गाड़ी मलबा, 2 ट्रॉली मलबा मंगा के उस मैदान में जिस जगह पे उन्होंने कह दिया था हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और प्रतिनिधि हमारे पास सुनने नहीं आए बात। एक बार मैदान में आए, आदरणीय प्रदीप चौबे जी भी उस समय उनके साथ थे, लेकिन आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को बात ही नहीं करने दी, अपनी अपनी बातें करके, जो सत्ता की बातें थी कर आगे खड़े हो गए। हम बाद में करे भाई साहब हमारी तो सुनी नहीं गई, अरे कल सब हो जाए व्यवस्था सब हो जाए। और मुन्ना लाल जी, प्रदीप चौबे जी, उनके साथ 2 लोग और थे, आगे और चले गए। और फिर इसके बाद हमने देखा कि नहीं हो रही, तो वहां पे नाली के ऊपर पत्थर हमें रात में डलवाने पड़े, मंगवा के कमेटी की तरफ से। वहां पे पीछे हमें 2 ट्राली मुरम मंगवाने पड़े, डलवाने पड़े, और एक रोड रोलर मंगवा के उसमें वो उसकी भलमान जाती कि उसने हमसे की डीएल का खर्चा लिया था 3000 रुपए। जी 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 जी, ये काम हमें करवाने पड़े। सब तो ऐसा ना हो, बिल्कुल जिसे सही जनता बात के काम है वहां पे 30 से 35,000 रुपए लोगों की भीड़ आती है, ऐसे काम तो कम से कम इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इस बार की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी। प्रशासन ने आके पूछा भी है, क्योंकि इसमें प्रशासक थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे, तो हम ये श्रेय भी पार्टी को नहीं दे सकते हैं जी। तो इस तरह से कुछ काम हो। ये आखिर में आप कुछ जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक करके हम आप सबसे सभी से पूछेंगे। जी, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव को लेके, कि क्या क्या करे जनता, क्या मार्गदर्शन देंगे आप जनता को? हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करो कि इस बार एक परिवर्तन करके दिखाओ, ताकि जो है हम कुछ नयापन लाने का प्रयास करें। क्योंकि और जो सपा के प्रत्याशी हैं, हमें लगता है कि हम उनके कान पकड़ के काम करवा सकते हैं। भाजपा में शायद वो सुनते नहीं है, या वो सुनने को तैयार नहीं है, या मदांध हैं, क्या है ये हम नहीं जानते। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी जनता अपनी स्वतंत्र है, सब बौद्धिक लोग हैं, जो जैसा करना चाहें। हमारे दोनों प्रत्याशी जो भी चुनकर आए वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना रहें और जनता के बीच आकर जनता की बातें करें। धन्यवाद। मनीष भाई साहब, आप क्या कहेंगे जनता से, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से केवल एक निवेदन करना चाहेंगे कि एक ऐसे सुगम और साधारण प्रत्याशी को चुनें जिनसे आप अपनी बात रखने का साहस कर सकें। जी। हमने पूर्व में बहुत सामंतशाहियों को देखा है, जिनके द्वारों पर लोगों की लाइन लगी रही, लेकिन उनके पास मिलने का समय नहीं रहा, और ऐसे सामंत लोगों से भी सामना करना पड़ा कि जिनसे हम अपनी जो मजबूरी थी या जो काम थे वो कहने में भी डरते थे। तो एक साधारण परिवार से निकले प्रत्याशी को वोट दें, और उनकी जो योजनाएं बाकी रह गई हैं, जो अभी चल भी रही हैं, उनको भी पूर्ण कर सकें, ऐसा सहयोग करें। धन्यवाद। आदरणीय, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो भाई इस चुनाव में यही एक ललितपुर का प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते कि जो भी अध्यक्ष बने वो कम से कम डॉक्टर शायदीलाल दुबे जैसा इतिहास बनाने का संकल्प लेके आए, तब कुर्सी पर बैठें, और तभी इस जनपद का कुछ, इस नगर पालिका का कुछ भला हो सकता है। आप ये जटिल प्रश्न है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी। मैं आप लोगों से भी क्षमा चाहूँगा, उसमें हो सकता है मेरी निजी बात की तरह हो। पिछले दिनों यहाँ पर श्री लक्ष्मीनारायण राठौर की दुखद मृत्यु हुई। जो पूर्व में हमारे चेयरमैन थे,
या थी या उनके प्रतिनिधि थे, मुझे नहीं मालूम कि शायद उनमें से कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ बैठने गया हो और आंसू बहाने गया हो कि भाई हम आपके नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हैं या थे, आज नहीं है, फिर भी हमारे नागरिक की घटना है, हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और जो उस नागरिक ने, उस परिवार ने दुख झेला, उसमें कहीं भी उनकी भूमिका नजर नहीं आई। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मैं विरोध न करके मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आज अल्पकालिक समय आया है हमें किसी के को बागडोर देने का, तो मैं समझता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार है तो हमें डबल इंजन की सरकार में एक गार्ड का डिब्बा भी लगाना चाहिए, और गार्ड का डिब्बा ये सजग करे इंजन ड्राइवर को भी और स्टेशन मास्टर को भी कि आपकी गाड़ी ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है, इसलिए अब हमें गार्ड की जरूरत है, हमें डबल इंजन की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि संक्षेप में मैंने जो कुछ कहा जनता समझ रही होगी, सब प्रबुद्ध वर्ग है। मैं इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ एक अपील और जनता से करना चाहें कि आप वोट देने अवश्य जाएं, घरों से अवश्य निकलें, किसी को भी दें, कुछ भी दें, लेकिन अपने ये आपका ये अधिकार है जो शासन प्रशासन हमको देता है, जो हमें संविधान ने हमको दिया हुआ है। हमारे पास इस समय ये मौका होता है कि हम उस परिवर्तन में शामिल हों, वरना अगर आप वोट डालने नहीं जाते हो तो आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये कैसा चला रहे हैं, कैसा नहीं चला रहे हैं। इसलिए आप लोग घर से निकलें, वोट अवश्य दें, और मतदान के दिन इसको एक पर्व की तरह लें, और मतदान पर्व में आप सभी की सहभागिता अति आवश्यक है, ये अपील मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। चूंकि अभी सुसमाप्ति की ओर है, तो लेकिन जो मन में बहुत सारे हमारे जो प्रश्न रह गए हैं वो जरूर चाहेंगे कि आप लोग हमें 10 मिनट का समय और दें। जी जी जरूर, क्योंकि वो सब आपसे भी जुड़े हैं, जलतपुर की जनता से भी जुड़े हैं, और आधी आबादी से जुड़े हैं। जो प्रश्न अभी शायद हमें लगता है इस चर्चा में चूक गए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने बातें बहुत अच्छी करी और जिला को सुधारने की है। अभी जैसे बात चल रही है, जनपद में 2 प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, श्रीमती नीलम चौबे जी और श्रीमती सोनाली जैन जी। अगर देखा जाए तो इस पूरी चर्चा में वो दोनों गायब हैं, और आने वाली 15 तारीख को हम डिसीजन लेने वाले हैं नगर पालिका अध्यक्ष का। तो अगर हम लोग उनके बारे में बात ना करें तो हमें लगता है बेईमानी होगी। बिल्कुल क्यों होगी कि जिस प्रकार सीट का सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमने अभी पिछले दिनों में भी इस बारे में चर्चा करी है, और बार बार हम लोगों की चर्चा करना इसलिए जायज हम इसको मानते हैं कि अगर मीडिया इस बात को नहीं उठाएगी तो फिर से ये देखने को मिलेगा, और उन सभी मात्र शक्ति के साथ ये न्याय नहीं होगा जो सड़कों पर आज पार्टियों का झंडा लेकर घूम रही हैं, गली गली जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन करने में कुछ गलती हो रही है पार्टियों से? हाँ, ये एक विषय है जी, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत बढ़िया बात ये रखी है। ये एक मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हर पार्टी के पास अपना एक महिला विंग है, हर पार्टी के पास एक महिला एक कैडर है, उनके जिला अध्यक्ष से लेकर नीचे तक पदाधिकारी भी होती हैं। वो अपने परिवार का संपूर्ण समय पार्टी में देती हैं, जो समय उनको परिवार में देना चाहिए। क्या उनमें से कोई भी नेतृत्व करने लायक नहीं मिला किसी पार्टी को? ये एक बड़ा प्रश्न है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में कई ऐसी जुझारू नेताएं हैं, जो महिला नेत्रियां हैं कि वो संभाल सकती थी, क्योंकि प्रत्याशी 2 इसलिए 2 की बात कर रहे हैं, वो संभाल सकती थी, लेकिन उन्हें किस कारण से नहीं दिया गया? या तो उनके पास धन बल नहीं है, या उनके पास सत्ता बल नहीं है। जनबल की तो बात ही नहीं है, जनबल तो पार्टी का होता है, दोनों के पास होगा, लेकिन धन बल या सत्ता बल के पास उनकी कमी रही, जिसके कारण से पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया। और उन लोगों को जो उनके पुरुष हैं, जो उस परिवार के, उनके व्यक्तित्व को या उनके आर्थिक स्थिति या उनकी सामाजिक स्थिति को देखकर उनकी महिलाओं को टिकट दिया है। क्योंकि इससे पहले ये मैंने देखा है कि ना तो कभी नीलम चौबे जी, ना कभी सोनाली जैन जी, ये कभी राजनीतिक पटल पर नहीं रही।
क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुझे ऐसा लगा ये विडंबना है, ये विडंबना। महिलाओं से खाली हो खाली हो हाँ, गया। हाँ। और चुनाव आधी आबादी का है। जबकि उनके साथ चलने वाली हो महिलाएं, आप उनको देखिए, उनके साथ जो चल रही हैं वो आज भी उनके परिवारों के पुरुषों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो अपनी महिलाओं को राजनीतिक दलों के लिए सौंप रही है कि वो उनके दलों की शोभा नहीं बढ़ा रही, वो उनके दलों की शक्ति बढ़ा रही हैं और उनको दरकिनार करके दूसरों को टिकट दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है पार्टियों के लिए। भाई साहब, अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर हमें नहीं लगता है कि पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी जितनी भी बातें हुई विकास की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपकी भी एक विंग है, महिला विंग, और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, माननीय वित्त मंत्री भी महिला है और राज्यपाल भी महिला है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके साथ अन्याय ऐसा नहीं लगता आपको कि अन्याय किया गया? नहीं, अन्याय नहीं, वर्तमान में परिस्थितियां दूसरी बन रही थी। एक परिवार जिसने अपने मुखिया को खोया और जिनको पार्टी ने 5 वर्ष के लिए कार्य करने को दिया था। 5 वर्ष का उनका जो घोषणा पत्र था वो 5 वर्ष के लिए जारी हुआ था। तो पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि उस 5 वर्षों के कार्यों को पूरा करने के लिए, और सोनाली जी ऐसा नहीं है, पिछला चुनाव भी उन्होंने सल्ला जैन जी का पूरा देखा था, हर वार्ड में गई थी, तो सक्रिय हैं, स्कूल की प्रिंसिपल रही, तो आम जनता से भी जुड़ी हुई हैं और आशा करते हैं कि जब उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो नगर के विकास में वो अच्छा कार्य करेंगे। आशा तो हम सभी लोग ही कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जे प्रश्न अभी भाई साहब हम करना चाहेंगे देना चाचा, जैसे आपने कहा है कि वो उन्होंने पिछला चुनाव या परिस्थिति इस समय ऐसी थी, तो उस समय क्या परिस्थिति थी, और जब स्वर्गीय श्रीमती सरला जैन जी को ये टिकट दिया गया था उस समय ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि टिकट उनको देना पड़ा, आपकी महिला विंग को ना देकर? हाँ, महिला विंग को उस समय भी दिया है। देखिए, हम लोगों का देखिए भाई साहब, यहाँ से कोई भाई साहब ना तो हम लोगों को सोनाली जैन जी से समस्या है, ना नीलम चौबे की समस्या है। बात हम लोगों को आधी आबादी की जो समस्या है उसे उठाना हम लोगों का दायित्व है, क्योंकि दर्शकों की बात या आधी आबादी की आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और आपका भी दायित्व बनता है कि अगर आपके मंडल में इतनी सारी महिलाएं हैं जो दिन रात मंडल को बढ़ा रही हैं, पार्टी को बढ़ा रही हैं, तो उनके साथ हर बार ऐसा छल क्यों? नहीं, इसको छल नहीं कहेंगे। देखिए, पार्टी में कार्य करने में एक ही व्यक्ति को टिकट मिलती है, कार्यकर्ता बहुत होते हैं और ये पार्टी का निर्णय होता है कि किसको चुन के लाए और कौन जो लोगों के बीच में पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा सके। पार्टी ने सोनाली जैन जी को चुना है और हम लोग का प्रयास है कि आपकी बात सर आप भी दे पाएंगे, क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं पार्टी के नियमों से बंधे हैं, वो अंदर आत्मा उनकी कुछ और कह रही है। चलिए सर, ये हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारी बेटी या हमारे परिवार की बहन वकालत करने जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि हम उसकी जगह जाके केस लड़ लें? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आप गुरु रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि डिग्री हमारी बहन की हो, बेटी की हो, जाके हम वकालत करें जाके, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जी राजनीति में जो गिरावट आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल सर, थोड़ा बताइए। तो ये थोड़ा सा, मैं बिल्कुल पूरी तरह से अराजनीतिक व्यक्ति हूँ, जी जी, इसलिए मैं इतना बोलने का साहस कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता तो शायद आप नहीं तो बोल पाते। उसी के पतिव्रता हो जाते हम। ठीक है, तो इसलिए चूंकि अराजनीतिक हैं, तो जब मूल्यों की राजनीति होती थी, कार्यकर्ता की कदर तब होती थी। आप यहाँ तक रणवीर सिंह मार साहब को देख लीजिए, क्या था उनके पास से, हम वही मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र मल्होत्री कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये धरातल के लोग, समझे ना। तो जब मूल्यों की राजनीति होती थी तब कार्यकर्ता की कदर होती थी। बिल्कुल चड्डी पहने लोग चले आ रहे हैं और उनको विधायक का टिकट मिल जा रहा है, वो विधायक बन के विधानसभा में पहुंच रहे हैं। सदानंद प्रसाद जी गोस्वामी,
थोड़ा सा ये पूरा, मैं किसी एक दल को, आपने सपा की बात की है, वही बात जो बीजेपी पे लागू हो रही है वो सपा पे भी लागू हो रही है। तो ये सब चूंकि मूल्यों की राजनीति अब नहीं रह गई है, अब राजनीतिक गिरावट आई है, उसी का ये नतीजा मैं समझता हूँ। नागरिक भाई साहब, जो हमारा क्वेश्चन था ये इसलिए महत्वपूर्ण हमें लगता है कि ऐसे फिर आधी आबादी तो राजनीति में आने के बारे में सोचेगी नहीं, जो कि आप चूंकि बहुत गहराई से मुद्दे उठाते हैं, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जैसे मैं घर जाता हूं तो मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि पापा इनको तो कभी देखा नहीं, मेरी श्रीमती भी मुझसे पूछती है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी में कभी दिखी नहीं, तो या नीलम चौबे जी ये कभी समाजवादी पे, तो बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी चाची हैं, गीता मिश्रा जी हैं, जो समाजवादी चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, ये कहाँ चले गए? देखिए, राजनीति में जो आज सवाल है, मैं उसके पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि महिला को अपना पुरुष का संबोधन लगाना पड़ रहा है साथ में। ये तो बहुत ही ये इतना दुखद है राजनीति के लिए, महिलाओं के लिए, कि एक महिला की पहचान क्या उसके पति के साथ ही आंकी जाएगी? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहचान हम उनके पति से आंकेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहचान से आंकेंगे? द्रौपदी मुर्मू की पहचान से आंकेंगे। लेकिन जया बच्चन जी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमें जय अमिताभ बच्चन ना बोला जाए। जी, तो एक तो ये जब ये उसमें लगाया गया है तो इसका मतलब है कि प्रत्याशी तो वास्तव में थोपे गए, क्योंकि ये आवश्यकता नहीं थी। यदि राघवेंद्र सिंह की पत्नी इतनी चर्चित है, जैसे गीता मिश्रा जी का आपने नाम लिया, वो सब जानते हैं समाज में कि गीता मिश्रा कोई है, और भी कोई राजनीतिक नाम, मैं नाम लेना उचित नहीं रहता, कई ऐसी महिलाएं और भी विभिन्न हैं, समाजवादी पार्टी में भी बहुत महिलाएं हैं, मैं सब भाजपा में बहुत महिलाएं और कार्यकर्ता भी हैं उनके, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनकी महिलाओं का नाम आगे है, बहुत चर्चाओं में भी आया, मीडिया में बहुत चर्चा में कि ये भी हो सकती है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं कि सत्ता के लिए, सत्ता को कैसे पाया जाए, लक्ष्य ये है, लक्ष्य विकास का नहीं है, लक्ष्य पार्टी का भी नहीं है, और ना लक्ष्य पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या उसकी महिला विंग को सम्मान देने का है। सीट कैसे जीती जाए, केवल एक प्रश्न है, इस चीज की होड़ है, बस इसी चीज की होड़ है। इसलिए मैं और इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। विजयी जो होंगे वो अलग बात। जाते जाते भाई साहब, हम केवल आप लोगों से यही एक वादा लेना चाहते हैं कि अब चलिए सोनाली जी या नीलम चौबे जी, जो भी 15 तारीख के बाद 17 को विजयी होती है, हम आपसे वादा लेना चाहते, आपसे वादा लेना चाहते, आपसे वादा लेना चाहते और आपसे वादा लेना चाहते कि कुछ भी हो, अब जनपद का विकास में हमें आप सबका हर हालत में सहयोग चाहिए है, क्योंकि अध्यक्ष जरूर बन रहा है, लेकिन अब कहते हैं ना कि जनता जाग चुकी है। तो अब आप लोगों को जो बात आज आप कह रहे हैं, हम चाहते 17 के बाद भी कहें, क्योंकि ये जनपद ललितपुर के विकास की बात है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, ना प्रधानमंत्री बनने वाला है। भाई साहब, आपके बच्चे हों या हमारे बच्चे हों, जब वो अभी ललितपुर में रहे तो उनको लगे कि हाँ, ये मेरा शहर है और मैं इस जनपद में रहकर ही काम करूंगा। तो आप कुछ नीलम जी से और सोनाली जी से कुछ कहना? जी। पहले सबसे पहली बात यह है कि हम लोग आवाज उठाने के लिए हमेशा रहते हैं, करते भी हैं। हमारे पास जो माध्यम है, हमारे पास केवल हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप का माध्यम है। इससे कभी कभी प्रशासन के साथ बैठकें भी होती हैं जिनमें हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारा जो एक दायित्व है, हम उस दायित्व के अंतर्गत अपनी बातें रखते हैं, कुछ सामाजिक बातें भी रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ एक व्यवस्था बनाना चाहिए, जैसा हमने बताया है कि सपा की सरकार में थी, एक जिला एकीकरण समिति थी, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के उसमें लोगों को शामिल किया गया था जो योजनाएं मांगते थे। ऐसी एक योजना फिर से बनना चाहिए सरकार में, ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए, और उसमें सत्ता पक्ष से सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए, बाकी समाज के अलग अलग वर्ग से, अलग अलग पार्टियों से होना चाहिए, ताकि और उनकी एक नियमित बैठकें हो, ताकि हम शहर की बातें, जिला की बातें वहां पर रख सकें उचित फोरम पर। उसमें जनप्रतिनिधि भी बैठे, शासन और प्रशासन के दोनों की भागीदारी उसमें हो, और ऐसी जो समिति एक बनाई जाए उसमें हम लोग, उसमें सत्ता के पक्ष के लोग ज्यादा ना हो, क्योंकि उनकी बात उठाने वाले जनप्रतिनिधि वहां बैठी होती है। जनता से ज्यादा लोग लिए जाएं, ऐसे लोग लिए जाएं जो हर क्षेत्र से अलग अलग हो, ताकि हम बात रख सकें।
ताकि हम उचित मंच पर उचित बात और पूरे अपने संपूर्ण विकास, ललितपुर के विकास के लिए अपनी ताकत के साथ रख सकें, क्योंकि ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप की बातें अब ज्यादा मानी नहीं जा रही। नहीं भाई साहब, ये आप बात मान के चलिए, अब फेसबुक व्हाट्सएप ने ये मंच आपके लिए ही बनाया गया है ललितपुर के विकास। तो आप तो जब आपको लगे कि आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो आप आइए, हम लोगों को बस 10-15 मिनट का समय दीजिए, आपको पूरा सेटअप तैयार मिलेगा। ये आप लोगों की जो पत्रकारिता है इस समय, जो सोशल मीडिया की, इसी की वजह से ये वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उनको संज्ञान में लिया जा रहा है, तो उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम व्यक्तिगत अपने फेसबुक की बात कर रहे हैं कि हमारे फेसबुक की बात ज्यादा आगे नहीं जाएगी, भले ही उसके व्यू कितने भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों का ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। जब तक सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो पत्रकार हैं, ये सजग रहेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया का अपना एक अलग रोल है और उनका बहुत ही सम्मान है। आज भी आदमी प्रिंट मीडिया अखबार में जो आ जाता है उसको सबसे सत्य मानती है। उसके बाद तुरंत घटनाओं के लिए या जो समसामयिक जो घटना है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आदमी भरोसा करता है। आप लोगों का भी ये दायित्व है कि आप लोग इस तरह की बातों को लेकर आएं, जब जब जरूरत हो लोगों को बुलाएं। अगर लगता है कि हम भी इस लायक हैं तो हमें भी आप बुलाएं। हमेशा 12 महीने 24 घंटे, एवर रेडी एवर ग्रीन। भाई साहब, हम बस आपसे बात लेना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार में, तो हम चाहते हैं कि अगर सोनाली जैन जी 17 तारीख को विजयी होती है तो उसके बाद भी आपका विजन ललितपुर का विकास करवाने का होना चाहिए सोनाली जैन जी से। हमारा बिल्कुल यही प्रयास रहेगा कि जो जनता के बीच की मांगे हैं या जनता की जो जरूरतें हैं, सोनाली जैन उनको धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगी। या नीलम चौबे जी, कोई भी बने तो आपको पीछे नहीं और पार्टी स्तर पर हम लोग इस बातों को, मुद्दों को उठाएंगे और बिल्कुल हम इसकी विकास की एक रूपरेखा तैयार करवाने की प्रयास करेंगे प्रशासन से भी। धन्यवाद। आपसे ये है, वर्तमान में ये लगता है कि सत्ताधारी दल के पदाधिकारी जनता से कट रहे हैं। ये हम अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, ये आपको, आप चूंकि उनके बीच रहते हो, आपको तो सहज है, सुलभ है, लेकिन आम जनता के लिए आप किसी भी अपने पदाधिकारी से पूछ के देखो कि ब्रजेश चतुर्वेदी से उनके संवाद कब हुए थे। कभी हम उपत के उनसे कर लें तो कर लें, लेकिन कभी आपकी पार्टी के पदाधिकारी कभी जनता के लिए संवाद करने आते नहीं है। अब आएंगे भाई साहब, कह रहे हैं तो आएंगे भाई साहब, आज आए हैं आपके भाई साहब, आए हैं। हम तारीफ करते हैं राजेश लिटोरिया जी का नगर अध्यक्ष का कार्यकाल, आपके नगर अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत शानदार था। आप लोग जनता के बीच थे, आप वार्ड में आपकी पहुंच थी, आज भी भाई साहब आए। लेकिन जो है इसको अनवरत रखने का दायित्व, चूंकि अब आप उस पद पे नहीं है, आप उससे ऊपर हैं, दायित्व तो कोई भी हो नहीं हो, लेकिन आप एक गार्जियन की तरह से आप बात नहीं आ रही। वही मैंने कहा ना, वो आपने एक मांग रखी थी, तो हम आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी सुना दें कि 15 तारीख के बाद उसका टेंडर लग जाएगा। जो तिराहा आपने कहा है पटेल जी की मूर्ति का, वहाँ पर पार्क पास हो चुका है। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की मूर्ति का स्थापना होनी है और इसी महीने उसका टेंडर है, अगले महीने से उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये आप सभी को इस माध्यम से ये बात की बहुत अच्छी खुशखबरी एक और किसी महापुरुष की देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है जो भाई साहब ने आप सभी के सामने रखी। प्रथम बार आप सभी ने सुना भाई साहब को कि पार्क की व्यवस्था जो है वहाँ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बस हम यही अनुरोध करेंगे सबसे, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाताओं से, 15 तारीख को वोट डलना है, 17 को रिजल्ट खुलना है। किसी न किसी को उस पद पर बैठना है। अब उससे काम लेने का जिम्मा हम लोगों का है, नगरवासियों का है। हम नगरवासी, खासतौर से प्रबुद्ध वर्ग, उन पर कितनी नज़र रख पाता है, उनसे कितना काम ले पाता है। मैं तो कहूँगा कि हम लोग ऐसा एक संगठन खड़ा करें, प्रबल सक्सेना जी जिसके लिए बड़े इच्छुक रहते हैं। हम लोग चाहे आज का बुंदेलखंड को ही उसके साथ हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं कि हर 3 या 4 महीने बाद हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष को जो भी बने उसको बुलाएं किसी मंच पर और उनसे उन 4 महीनों का लेखा जोखा लें, आपने नगर विकास के लिए क्या किया है। और अगले 4 महीनों के लिए 4 महीने बाद हम फिर बुलाएंगे आपको,
अगले 4 महीनों के लिए क्या खाका आपने खींचा है? पिछले जो निकले हैं 4 महीने, उसमें आपने क्या किया है? अगले जो 4 महीने आने वाले हैं उनमें आप क्या करने वाली हैं? इतनी नजर अगर हमने रखी हर 4 महीने में, 3 महीने या 4 महीने में, तब तो समझ लीजिए हो सकता है कि शुरू के 4 महीने में वो टाल मटोल करें, लेकिन जब वो देख लेंगे कि यहाँ की जनता तो जागरूक हो रही है, हम पर बड़ी पैनी नजर रख रही है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हर 3 या 4 महीने बाद इनको, मैं तो कहता हूँ इस तरह का अगर हमारे ललितपुर की जनता जागरूक हो जाएगा, प्रभुत्व वर्ग जागरूक हो जाए, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हम यही कर सकते हैं। हर 3-4 महीने बाद उनको बुलाएं, उन्हीं के निवास पे पहुंच जाए हम लोग, उनसे पूछें कि आपने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। जैसे मैं बताऊं, अभी 51वां जनपद स्थापना दिवस मनाया गया मार्च में। मैंने एक बात रखी थी, ऐसी बैठक हुई थी दैनिक जागरण वालों के यहाँ, प्रबल जी उसमें थी। मैंने कहा था कि देखिए कुछ ऐसी मूलभूत मांगे हैं कि ललितपुर जनपद शायद पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज आज तक नहीं बन पाया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तो है, लेकिन लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज है? अकेला ललितपुर डिग्री जिला ऐसा है। यहाँ की बेचारी गरीब लड़कियां कहाँ जाएं? ये प्राइवेट विद्यालय खुले हैं, उनकी फीस देख लीजिए आप, हैं, कोई गरीब बच्ची उसमें एडमिशन ले पाएगी? तो एक मांग रखिए कि जो है, और ये आज स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, ये मांग मुख्यमंत्री तक जाए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और हमें कम से कम अगला जो स्थापना दिवस हम लोग मनाएं 1 मार्च को, तो उस तक कम से कम, और नहीं तो उस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो जाए। बहुत शानदार, कोई कठिन बात तो बहुत नहीं, शानदार। लेकिन वो जो हो रहा है, मेरा वो सुझाव गया और इस कान से सुना गया, उस कान से छोड़ा था, कहीं कोई नहीं है। तो जब तक हम बुद्धिजीवी लोग सक्रिय नहीं होंगे, अपने जनप्रतिनिधियों पर पैनी नजर नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ही हम लोग रोते आए हैं, रोते रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं नहीं चाचा, होगा होगा, बिल्कुल भाई आपकी साहब बात किया रखी है। जाएगी। और आदरणीय आप भी अपना उद्बोधन दें। जी, धर्मेंद्र जी ने जो एक प्रश्न हम लोगों के सामने उठाया, हम बताना चाहेंगे उसमें कि सबसे पहली बात तो कि आज का बुंदेलखंड ने हमें जनता की तरफ से बोलने का अवसर दिया। पहला महत्वपूर्ण विषय तो यही है, क्योंकि आपने ये समझा कि शायद हम कुछ ना कुछ भूमिका जनता की तरफ से रख सकते हैं। दूसरी बात, पर्दे के पीछे हमारे अमित पंत जी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो कैमरे को चला रहे हैं और हम सबको, आपको जो हमारे सारे नगरवासी या जिले के, आप प्रदेश के देखेंगे, वो दिखा रहे हैं। उनकी भी अहम भूमिका है, बड़ी और अहम भूमिका है। डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी तो सामने बैठे हैं और धर्मेंद्र राठौर साहब भी हैं। जो आपने प्रश्न उठाया है, मैं केवल उतनी ही बात कहूँगा, हमारा उत्तरदायित्व इस चुनाव के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपने मुझे या हम सबको यहाँ बुलाया है, तो वो चाहे किसी भी दल के हम लोग हों, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने ये सोच करके बुलाया कि हम आने वाले समय में जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे। और मैं ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पूरन सिंह जी ने, मेरे आदरणीय है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि एक व्यक्ति ने हमको सुझाव भी दिया था, बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि कम से कम 100 ईमानदार लोग खड़े हों और वो 100 सिर दिखाई दें और वो 100 सिर प्रश्न करें, क्योंकि बिना प्रश्न करे तो लोकसभा में भी चर्चा नहीं होती। तो ये चर्चा अब हम लोग करेंगे और हम अपने, आपने जो उत्तरदायित्व हमें दिया है, हम सबको उसका हम निर्वाह करेंगे। और हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम आवाज उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, कागज में भी उठाएंगे। और जैसा कि खुदीराम बोस ने अपने एक, जब वो फांसी पर चढ़ने गए थे, तो उन्होंने जो शब्द वाक्य कहा था, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ और सारी क्षेत्र की जनता के साथ शामिल होकर के दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो कहो, नहीं कह सकते हो तो लिखो, नहीं लिख सकते हो तो जो कर रहे हैं उनके लिए सहयोग दो, और यदि सहयोग भी नहीं कर सकते हो तो जो कम से कम अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं तो उनका विरोध तो मत करो। मैं सारी जनता से आग्रह करूंगा कि हम सबको, यदि आपने जनप्रतिनिधि बनाया है, उस तरह का सम्मान दिया है, हम उस सम्मान को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ मैं अपना नारा लगाता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहा जो आपने, उसमें आज का बुंदेलखंड जो है वो पूरी तरह से साथ देगा? देखिए, मुझे कोई इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस आज का बुंदेलखंड के सलाहकार संपादक हैं और आप पहले से भी समाज हित में भी आप काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर और जगाने में भी काम कर रहे हैं। तो अगर इस बात को देखा जाए तो आज का बुंदेलखंड चैनल जब बनाने की हम लोगों ने बात रखी, तो इसलिए रखी कि कम से कम
हमारे जनप्रतिनिधियों को भी मौका मिले, समाज सेवियों को भी मौका मिले, और आप सबको, क्योंकि चाहे पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से सबने यही बात रखी है कि हाँ, ललितपुर का विकास होगा, ललितपुर का विकास होगा, ललितपुर का विकास होगा, क्योंकि हम सबकी जो मातृभूमि है सबसे पहले जनपद ललितपुर ही है। जी बिल्कुल है। तो सबके मन में एक ही बात है कि अब जनपद ललितपुर का विकास होना चाहिए। तो आज का बुंदेलखंड चैनल आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि जब भी आप आवाज उठाना चाहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। तो प्रबल जी करो कि सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं, आज 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 भाई साहब का जवाब बहुत शानदार है। बुलाया था, लेकिन भाई साहब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैंने और लोगों को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने कुछ असहजता दिखाई आने में, तो पता नहीं क्यों दिखाई, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने भाई साहब से एक बार निवेदन किया और भाई साहब बोले कि नहीं, मैं तैयार आ जाऊंगा और सारी बात करूंगा। जी, मैं सारी बात करूंगा। भाई साहब ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी बातें रखी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक प्रतिनिधि बनकर जनता से संवाद किया। हम चाहेंगे आप आते रहें हमारे पास और जनता से वार्तालाप आपकी होती रहे हमारे माध्यम से। के पत्थर भी ले लें। चलिए, तो अभी हमें सारी जनता देख रही है और आज सारी जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे शेयर भी करे, और आप सबको बहुत सारी जनता देख रही थी। इसी कारण मैंने इस शो को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जब जनता देख रही है, सुनना चाहती है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि शो को बीच में खत्म नहीं कर सकते थे। तो आप सब लोग हमारे आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, उसका आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे सलाहकार संपादक श्री डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी अपनी बात कहकर शो को विराम दें। आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। हमारा पूरा आज का बुंदेलखंड चैनल आपका आभारी है। जो मार्गदर्शन आप लोगों ने दिया जनता को, वो बेहद सराहनीय है, और मैं चाहूँगा कि दोनों प्रत्याशी इस एपिसोड को ज़रूर देखें, और क्योंकि इसको देखने के बाद उन्हें लगेगा कि जनता कितनी अवेयर है, जनता क्या चाहती है, और वो कैसे सिलेक्शन करेगी एक अच्छे प्रत्याशी का। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं मात्र यही बात कहना चाहूँगा कि एक नज़र डाल मेरे मसीहा मुझ पर, एक नज़र डाल मेरे मसीहा मुझ पर, तेरा क्या जाएगा बीमार को अच्छा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी